इसमें केवल नॉन पर्सन के खिलाफ हो सकती है ना। अगर अननोन है व्यक्ति जिसने किसी को कन्फाइन करके रखा है तो वो फिर रेट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है। क्या प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है? कर सकता है ना। दो ग्राउंड है। ठीक है। पहला, उसकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निटिव ऑफेंस करता है, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस करता है। ठीक है। ये ध्यान रखना, एंड दिया है और या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करके क्या करेगा? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा, है ना उसको। ठीक है। और अगर पुलिस को लगता है कि कॉग्निटिव ऑफेंस हुआ है तो फिर वो फिर से गिरफ्तार करेगा। 2 बार गिरफ्तारी होती है। ठीक है। प्राइवेट पर्सन जब अरेस्ट करता है। ठीक है। जिस व्यक्ति ने किसी को अरेस्ट किया है उसके ऊपर लायबिलिटी है कि उसको अरेस्ट के आधार भी बताएगा। कहाँ दिया है? 50 में दिया है ना। सेक्शन 50 में दिया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो उसका राइट है गिरफ्तारी के आधार जानने का, कारण जानने का। ठीक है। और आप बताओगे, मैंडेटरी है। ठीक है। रजिस्टर में लिखना भी पड़ता है कि हमने इसको कारण बताए थे। ठीक है। क्या प्राइवेट व्यक्ति पे लायबिलिटी है? नहीं सर। है। ठीक है। उसमें व्यक्ति शब्द दिया है 50 में, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति। ठीक है। पढ़ लो चाहो तो प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया तो वो भी रीजन बताएगा क्यों अरेस्ट कर रहे हैं हम तुमको। ठीक है। क्या गिरफ्तारी की सूचना रिलेटिव्स को देनी पड़ती है? 50A में दिया है ना, बिल्कुल देनी पड़ती है। ये भी मैंडेटरी है। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया रिलेटिव्स को या उसके फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को, तो अरेस्ट इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है। मैंडेटरी प्रोविजन है, गिरफ्तारी की सूचना देनी है। लिखना भी पड़ता है किसको दी, जीजा जी को दी, पिताजी को दी है, भाई को दी है, किसको दी है। ठीक है। फोन नंबर लिखना पड़ता है, ये फोन नंबर है उनका। क्या मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है? 44 में कर सकता है। ठीक है। दोषित हुआ कोई व्यक्ति तो क्या उससे पीस मेंटेन करने के लिए बॉन्ड भरा सकते हैं? सेक्शन 106। ठीक है। अगर अप टू 3 इयर्स के लिए उसको कन्विक्ट किया गया है तो 3 इयर्स तक का उससे बॉन्ड भी भरा सकते हैं। ये बॉन्ड कब से एनफोर्स होगा? खत्म होने के बाद। हाँ, जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, जिस दिन खत्म होगा उस दिन से ये चालू होगा बॉन्ड। ठीक है। कोई अन्य बातें फैलाता है, अन्य बातों के लिए, उसके लिए बॉन्ड कहाँ भराते हैं? अदर मैटर्स 107 में, है ना। उसमें कोई भी मैटर आ जाता है, अन्य बातें कोई भी आप ऐसी कर रहे हो, चीजें कर रहे हो जिससे मजिस्ट्रेट को लगता है कि पीस ब्रीच हो सकती है, तो फिर वो बॉन्ड भरा सकता है 1 साल तक का। कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। इंक्वायरी कम होती है इसकी 116 में। ठीक है। 107-16 बोलते हैं ना उसको। 116 में उसकी इंक्वायरी होती है कि बॉन्ड लेना जरूरी है कि नहीं है। ठीक है। मेंटेनेंस कहाँ दिया है? 125 में दिया है। ठीक है। 125 से 128 में। ठीक है। मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन कहाँ लगती है? फैमिली कोर्ट या जेएमएफसी। ठीक है। जहाँ पे फैमिली कोर्ट है तो वहाँ फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट नहीं है तो जेएमएफसी के यहाँ लगती है। ठीक है। सूट फाइल होता है कि एप्लीकेशन लगती है, आवेदक अनावेदक। ठीक है। कौन फाइल कर सकता है मेंटेनेंस के लिए आवेदन 125 में? जो हस्बैंड हाँ, वाइफ कर सकती है, चिल्ड्रन कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं और ठीक है। अब उसमें तो नहीं दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हस्बैंड भी कर सकता है। ठीक है। बट एक्सेप्शनल केस में है वो, तो हस्बैंड भी कर सकता है। ठीक है। मेंटेनेंस की अमाउंट कितनी दी जा सकती है मंथली? जो जितनी कोई लिमिट नहीं है ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का स्टैंडर्ड क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है। नेचर कैसा है 125 का? ठीक है।
सेक्शन 144 की पावर किसको है? हाँ सर। बस केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नोट भी कराए थे मैंने हेडिंग उधर शुरू में। 3 लोगों को पावर है, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो 3 लोग हैं, डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, है ना। मतलब डिस्ट्रिक्ट में डीएम करता है उसका कंप्लायंस, उपखंड में एसडीओ करता है, और अपने तहसील में कोई भी अगर उसको ऑथराइज किया है तो स्टेट गवर्नमेंट ने, तो तहसीलदार भी कर सकता है अगर ऑथराइज किया है तो। बाकी डीएम और एसडीएम को पावर है। ठीक है, 144 क्या कर्फ्यू लगा सकते हैं 144 में? 144 में इसी में आता है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है इसमें, जरूरत के हिसाब से जैसा ऑर्डर करना उचित समझे वैसा कर सकते हैं, है ना। बोलने की 5 व्यक्ति खड़े नहीं होने तो ऐसा हो सकता है, 2 व्यक्ति खड़े नहीं होने ऐसा हो सकता है, पब्लिक खड़ी ना हो, है ना, जैसा भी, घर से ना निकले, सब कुछ कर सकता है 144 में। ठीक है, कौन सा केस था जिसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई थी? मुगल नहीं, मधुलिमा वर्सेस एसडीएम मुंगेर। मुंगेर यूपी में पड़ता है ना। ठीक है, इसमें इसको संवैधानिक घोषित किया था सेक्शन 2, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, लेकिन अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट करती है सेक्शन 144, अगर ऐसा कोई ऑर्डर कर दिया जाता है तो उसको चेक किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है ना। ठीक है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में 144 का आदेश करके क्या कर दिया गया था, इंटरनेट को अनलिमिटेड टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई आप अनसर्टेन पीरियड के लिए बैन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी में जोड़ा गया था इंटरनेट को फंडामेंटल राइट, इंटरनेट को। हाँ, चैलेंज किया गया था उसको। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है, किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट कर लिया तो वो किस में आता है? बेलेबल ऑफेंस नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, बट अगर कर लिया नहीं, वो तो फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में आ जाएगा ना। फिर उसमें नहीं आ जाएगा ये आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस ओपन 76 प्राइवेट डिफेंस में क्यों आ गया? प्राइवेट डिफेंस नहीं, वो जनरल एक्सेप्शंस वाले नहीं होते 76। हाँ, फिर वो प्रूव करना पड़ेगा आपको कि मैं विधि के उसमें सद्भावपूर्वक कार्य में विधि की भूल में था या तथ्य की भूल में था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था, मेरे को लगा कि ये इसने कॉग्निटिव ऑफेंस किया है। और किसी चीज का नहीं, दोनों लाभ मिल सकते हैं और कोई नहीं। वो तो वैसे भी आप प्रूव कर सकते हो और माना भी जाएगा। आपको लगा कि मेरे को लगा कॉग्निटिव, आप प्राइवेट व्यक्ति थोड़ी पढ़ के बैठा सी यार। हाँ हाँ बिल्कुल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों दी जाए, प्रूव कर दो आप। सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन है जो पुलिस को सिंघम बनाती है? 41 है? मतलब ऐसी पावर देती है कि कोई ऑफेंस भी ना किया हो किसी व्यक्ति ने तो भी अरेस्ट कर सकती है। 41 तो ऑफेंस जब किया है तब अरेस्ट करेगी ना। मैं वारंट के बिना थोड़ी कर बोल रहा हूँ, कोई अपराध नहीं किया किसी व्यक्ति ने तब भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर डाउट है कि ये अपराध कर देगा। और ये सेक्शन तो बिना सीआरपीसी पढ़ने वालों को बनती है। 151 में दिया है ना कि अगर पुलिस को डाउट है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध, संज्ञेय अपराध करेगा तो वो पहले से अरेस्ट कर सकती है, प्रिवेंटिव सेक्शन है वो। प्रो ऑफेंडर तो भी ऑफेंडर को कर सकते हैं, किसी को नहीं, किसी को भी, है ना। आप जा रहे हो चौराहे से, उसको लगा इनके तार जुड़े हैं आतंकवादियों से, कुछ ना कुछ करेंगे, बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है बिना अपराध किए। सर तो 149 हैं? 149 भी उसको पावर वही देती है लगभग, लेकिन अरेस्ट की पावर नहीं। 149 केवल प्रिवेंशन की बात करती है कि प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा जो भी ऐसा लगता है पुलिस वाले को कि कोई अपराध हो सकता है ना, लेकिन अरेस्ट नहीं है। अरेस्ट कहाँ है? 151 में। ठीक है, आप इसके साथ पढ़ सकते हो, 149 के साथ 151 को पढ़ सकते हैं। वहां केवल इंटरफेरेंस है प्रिवेंट करने के लिए।
है ना। अब जैसे 5 लोग खड़े हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, तो पुलिस जाकर उसको तितर बितर कर सकती है, डिस्पर्स कर सकती है। ये है 149 में आ जाएगा, है ना। लेकिन अरेस्ट कर लिया तो 151 में आ जाएगा, ठीक है। एक झुंड जा रहा है जहां सेंसिटिव एरिया है, बिल्कुल पुलिस उनको रोक सकती है जाने से 149 में। पता है उसको कि वहां जाके ये उपद्रव करेंगे, ऑफेंस करेंगे, ठीक है ना। जनरली धरने वगैरह रहते हैं, उसमें 151 में अरेस्ट कर लेते हैं और जाके छोड़ देते हैं थोड़ी देर में। गाड़ी बंद कर किसी बस लेके जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर कहाँ दी है? अन्वेषण की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन 157 में दी है ना। इंक्वेस्ट रिपोर्ट 170 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट 174 में दी है, ठीक है। किस लिए होती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट? अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ के लिए बनाई जाती है ये। जब कैसी डेथ होती है? अननेचुरल डेथ, सुसाइडल डेथ, अननेचुरल डेथ होती है, तब ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होती है। कौन तैयार करता है? ऑफिसर इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट करता है, डीएम, एसडीएम या एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या इंक्वेस्ट रिपोर्ट, अच्छा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मामला कौन सा पंजीबद्ध होता है? मर्ग इंटीमेशन। अननेचुरल डेथ अगर हुई है तो मर्ग इंटीमेशन होता है सबसे पहले, जब ऑफेंडर अननोन हो, ठीक है, ठीक है। क्या कोई डेड बॉडी को इंटॉर्म कर दिया गया है तो उसको निकलवाया जा सकता है? बिल्कुल निकलवाया जा सकता है, ठीक है ना। दफनाई गई है कोई बॉडी तो उसको निकलवाया, ठीक है। इसलिए जलाने में फायदा रहता है, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इंटॉर्म मतलब होता है दफनाना। हाँ, लेकिन दफनाना अच्छा रहता है, पॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, बाद में सच में। हाँ सर, सीधे मारना ही क्यों? अधिकतर मारे वाले केस में दफनाते सर, अपन लोग तो जलाते। नहीं, मारना नहीं चाहिए, मतलब उसकी नेचुरल डेथ की भी बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दफनाना अच्छा रहता है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता, लकड़ी नहीं लगती, आपका खर्चा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बस गड्ढा खोदो बस। ये तो लोगों ने बांट लिया कि मुस्लिम दफनाते हैं, हिंदू जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बुद्ध भी जलाते हैं सर। हाँ, क्रिश्चियन लोग अभी लकड़ी खत्म हो जाएगी तो सब करेंगे। अब तो वो आगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम आ गया, सेकेंडों में खत्म। हड्डियां बचती है कि नहीं बचती? उसमें नहीं बचती ना। इराक की बचती है। हाँ, कुछ नहीं बचता शायद। ठीक है, तो 176 क्लॉज 3 में अगर कोई डेड बॉडी गड़ा दी गई है उसको भी निकलवा सकता है मैजिस्ट्रेट, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। हाँ, नहीं, उनमें लिखना नहीं है, नया ऑर्डर पढ़ना है, उनमें लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने के लिए लिख सकते हैं, बहुत सारा है, लेकिन काम का नहीं है। ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7, 8 ये 3 बहुत काम के ऑर्डर हैं। पूरी सीपीसी आधी इसी में चलती है, 6, 7, 8। मेंस का क्वेश्चन इससे शॉर्ट नोट का बनता है ना, 6 से 4 नंबर। पहले अपन ऑर्डर को पढ़ लें, फिर इसमें डिटेल लिखेंगे। कल और परसों की छुट्टी रहेगी, 2 दिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लो, लेकिन घर में पढ़ना। दे लूँ मैं फ्री माइंड हो गई। चलो, इसमें दिया है प्लीडिंग।
ठीक है। अभिवचन साधारण, प्लीडिंग जनरली, ठीक है। अब प्लीडिंग होती क्या है, अपन एक दिन थोड़ा सा चर्चा की थी। प्लीड का मतलब क्या होता है? नहीं, प्लीड का मतलब क्या होता है जनरल लैंग्वेज में? मतलब बताना। हाँ, तो प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना, हाँ, मिन्नतें करना, है ना। मतलब कुल मिला के सामने वाले को एक प्रकार से कन्विंस करना, प्रे करना कि आप हमें ऐसी चीज दे दीजिए या कुछ हमारे लिए कर दीजिए, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, प्लीड करके कोर्ट के सामने क्या करते हैं, कुछ मांगते हैं ना, ठीक है। प्लेंटिफ अपना क्लेम मांगता है, डिफेंडेंट अपना डिफेंस करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लीडिंग। प्लीड, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, मांगना कुछ, ठीक है। तो अब ये प्लीडिंग है। अब इसमें होता क्या है, प्लीडिंग में प्लेंटिफ अपना क्लेम मांगता है, जो जो उसकी ग्रीवेंस है, ठीक है, जो जो उसको चाहिए। तो जो जो चीजें वो लिखता है मांगने के लिए, वही प्लीडिंग कहलाती है, ठीक है। अब प्लीडिंग एक भी हो सकती है, कई भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसी तरह डिफेंडेंट उसका बचाव करता है, तो वो जो उसको बचाव में मिलेगा वो भी तो उसकी प्लीडिंग में मिल रहा है ना उसको, इसलिए उसको भी प्लीडिंग बोलते हैं। तो अब ये प्लेंटिफ क्या प्रस्तुत करता है, ये प्लेंट प्रस्तुत करता है, और ये क्या प्रस्तुत करता है, ये रिटन स्टेटमेंट, WS, ठीक है। तो आपका प्री का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि प्लीडिंग में क्या क्या आता है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट आता है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आता है, प्लेट और स्लैंट, ठीक है। आप इसका रूल 1 ही पढ़ेंगे, और हाँ या लिखा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल रट डालना, और दिया है OR वाला, और देखो आते दोनों हैं, लेकिन अपन को बेरेक्ट के हिसाब से चलना है, ठीक है। आप तो आने वाले नहीं थे, आ गया था, अभी शुरू किया, ठीक है। तो यह शब्द दिया है, ध्यान रखना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी और दिया है, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। अपन को लगता है अपन ने तो पढ़ा है कि प्लेंट भी आता प्लीडिंग में और WS भी आता प्लीडिंग में, झट से एंड लगा देते हैं, नहीं या लगाना, ठीक है। उनका चालू करने वाला। अच्छा क्यों? आज ठंडी है, ठंड है आज। अब तो और नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जब प्लेंट की बात करें तो वो भी प्लीडिंग है, और WS की बात करें तो वो भी सेपरेट इंडिपेंडेंटली क्या है, प्लीडिंग है। इसलिए अपन या बोलते हैं कि या तो वाद पत्र आएगा प्लीडिंग में, या तो WS आएगा, बट है दोनों, ठीक है। तो इसका प्लेंटिफ का प्लेंट और डिफेंडेंट का WS, ठीक है। अब ये तो हो गया सीधी सी बात प्लीडिंग की, ठीक है। अब प्लीडिंग के बारे में ऑर्डर 6 में बहुत सारी चीजें दी हैं। पहली बात, प्लीडिंग आप कैसे बनाओगे, ठीक है। प्लीडिंग में क्या क्या होगा, आप क्या एविडेंस की प्लीडिंग होगी क्या, कि फैक्ट की प्लीडिंग होगी? तो ओनली फैक्ट की प्लीडिंग होती है, एविडेंस की प्लीडिंग कभी नहीं होती है, ठीक है। ये याद रखना है, क्वेश्चन प्री के बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो केवल तथ्यों का विवेचन किया जाता है, एविडेंस का नहीं, ठीक है। फिर आप किस तरह की प्लीडिंग करेंगे, क्या आपकी एवेसिव प्लीडिंग चलेगी क्या? एवेसिव मतलब बात छलपूर्वक, कपटपूर्वक जो प्लीडिंग आप करते हैं, नहीं, क्लियर एंड स्पष्ट होना चाहिए आपकी, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। फिर बात आती है कि प्लीडिंग को क्या वेरीफाई करना जरूरी है? हाँ सर। बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। क्या साइन करना जरूरी है प्लीडिंग को? बिल्कुल जरूरी है। क्या स्टैंप लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। सब कुछ होगा ये, ठीक है। अब आपने प्लीडिंग बना दी, तो क्या प्लीडिंग को आप एक बार बन गई तो लकीर की फकीर हो गई क्या, पत्थर की लकीर हो गई क्या? नहीं, अमेंडमेंट कर सकते हैं आप। तो अब अमेंडमेंट दो जगह हो सकता है, एक कोर्ट करा सकता है और एक पार्टी स्वयं आवेदन कर सकती है। कोर्ट कब कराएगा? जब कोई स्कैंडलस है, मतलब उचित नहीं है मामले के लिए, डिले कॉज करेगा, मतलब कुल मिला के अननेसेसरली आपने बना दिया कुछ प्लीडिंग, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा, मैंडेटरी है वहां, कोर्ट आपसे हटवा देगा उसको,
लेकिन आपकी वजह से कोई छूट गई है चीज, आपको लगता है कि मिस हो गई है मेरे से और आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो आपको आवेदन करना पड़ेगा और फिर कोर्ट अलाउ करेगा तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब प्लीडिंग का इतना महत्व है क्योंकि जैसी प्लीडिंग होगी वैसा आपका डिसीजन होगा कोर्ट का। प्लीडिंग से ही तो होगा, आपने जो मांगा है, जैसा मांगा है वैसे कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। तो प्लीडिंग का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि इसके बिना जो कंक्लूजन है या डिसीजन है कोर्ट का, जो हम पक्षकार को चाहिए, वो इसी पर डिपेंड करता है जैसा आप प्लीडिंग करेंगे। तो जितनी अच्छी हमारी प्लीडिंग होगी, जितनी क्लियर होगी, उतना अच्छा अपना डिसीजन आएगा फेवर में। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं अपन, फिर लिखेंगे। समझ में आ गया ना प्लीडिंग? एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो ना, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। अभी पढ़ना है। अच्छा, हाँ, तो चलो पढ़ाने वाला अच्छा होगा तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी अच्छी से। कौन पढ़ाता है? अच्छे से पढ़ना उस सब्जेक्ट को, अच्छा सब्जेक्ट है। तो वो ऑर्डर 6 फिर से पढ़ाएंगे आपको। सर थ्योरी थोड़ी आती है उसमें। किसमें और क्या आता है? सर ड्राफ्ट बनाने आते हैं, सेल डीड ड्राफ्ट बनाओ और अरे तो समझाएंगे तो, हाँ, ये समझाएंगे तो। ड्राफ्ट बनाने में बस थोड़ी आता सर होगा, ड्राफ्ट ही है, ड्राफ्टिंग है ना, ड्राफ्ट। थ्योरी बिल्कुल नहीं। थ्योरी नहीं थ्योरी है सर, नहीं। है थोड़ी मेरे को कैसा? थोड़ी। अरे आप प्लीडिंग तो बताओगे, प्लीडिंग का क्वेश्चन आएगा, ये सर बताओ। ये क्वेश्चन नहीं आते, मैं सही बता रहा हूँ। 16 नंबर में केवल ड्राफ्ट बनाना आएगा। हाँ सर, नहीं सर, मैं झूठ बोलूंगी। हो सकता है, सर ड्राफ्ट ही बनाने आते हैं। क्योंकि मेरे को तो भूल गया कब दिया था। सर पहली यूनिट में सिर्फ जनरल प्रिंसिपल दिया, सिर्फ एक यूनिट का क्वेश्चन है। तो जनरल प्रिंसिपल में क्या आएगा? एक यूनिट का सिर्फ क्वेश्चन है, बाकी 4 यूनिट में मॉर्गेज डीड, सेल डीड, ये प्लीडिंग बनाना, तो ड्राफ्ट जो यूनिट 1 है उसी में तो पूछ लेगा ना कि प्लीडिंग क्या है, नहीं बता। उसी के साथ प्लीडिंग के ड्राफ्ट का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट है। लेकिन वहां तो ठीक है पेपर में, कोर्ट में तो जरूर पड़ेगी, वहां के लिए तो करना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट है क्या? चलो पढ़ लेते हैं पहले इसको, है ना। टोटल रूल कितने दिए इसमें? 26 दिए, 26 नियम है इसमें। टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ रूल 26 है। कौन सा बता रहे? एक मिनट यार, 18 है सर। एक मिनट, सॉरी गलती से लिख दिया। अरे 18 है। ये वो मैंने बोल दिया, सेक्शन 26 वहां लिखी है, मेरे को वो दिख गई, वही तो मैं सोचा यार ये 26 कहां से आ गए इसमें। 18 टोटल रूल 18। आपको एविडेंस पढ़ाया होगा, हो गया एविडेंस? अच्छा भी नहीं, सीपीसी हो गई ना, सीपीसी तो हो गई ना। हेक्टा प्रोवेंडा क्या होता है? क्या होता है? क्या सर? हेक्टा प्रोवेंडा, हेक्टा प्रोवेंसिया। ऑर्डर 6 पढ़ा दिया और नहीं पढ़ाया, ये बताया तो होगा। सर हमने इसमें यहाँ पे लीगल टाइप पढ़ लिया है। सीपीसी में नहीं पढ़ाया। चलो ठीक है, चलो ढूंढ रहे हैं क्योंकि 6 में पढ़ना पड़ेगा वो। नहीं क्या बताना। हेक्टा प्रोवेंडा, हेक्टा प्रोवेंसिया, आपने तो पढ़ा होगा। क्या सर? नहीं हम लोग थोड़ा सा फैक्टर हेक्टा प्रोवेंडा, हेक्टा प्रोवेंसिया। ये आप पहली बार एविडेंस कौन सी सेक्शन? अरे एविडेंस नहीं, सीपीसी की ऑर्डर 6 में पढ़ाया होगा ना। नहीं पढ़ा। सीपीसी में पढ़ाया होगा। हाँ। कहाँ ही पढ़ रहे हैं? अभी तो क्लास में चल रही है। वो मैम पिज्जा खाने में इंटरेस्टेड है। वो कंप्लीट चला है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। 18 रूल है ना टोटल, लिख लो। अभी इंपॉर्टेंट पढ़ने के बाद हम नोट कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो ये 80 बेसिक सर हैं?
क्यों धीरज सर, ये घावपुर चौराहे में कैमरे लगे हैं क्या? शायद चालू है? क्या हो गया? हाँ सर, आजकल ये हर जगह इनकी फुटेज मिलेगी नहीं लेकिन आपको। सर कौन से वाले कैमरे की बोल रहे हैं? वो चौराहों में जो कैमरे लगे हैं। घमापुर कहाँ पड़ता है? अरे ये वाला चौक घामापुर हाँ, चौक सर, इस है। वाले में है। है ना? चालू है कि नहीं? हाँ सर। होंगे, बिल्कुल होंगे। फुटेज क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कंट्रोल रूम में जाते तो वो लोग नहीं देते जब तक बिना पुलिस वाले के साथ ना था। सिर्फ पुलिस वालों को मिल पाती और किसी आपको चाहिए है? हैं? को। चाहिए आपको? पैसे देके धीरे से दे रहे हैं। अरे वो 15 रुपए वाले के लिए पूछ रहा हूँ। अरे यार। उसको खुद ही इंटरेस्ट नहीं होगा सर। अरे कल चेकिंग लगी थी, हाँ। एक बेचारा गरीब आदमी उसमें टूटी फूटी सी मोटरसाइकिल में वो एक्सेल 100 आती ना टीवीएस की, मजदूर काम करके आया, बड़ों बड़ों को छोड़ रहे हैं पुलिस वाले, हाँ। उसको बेचारे को रोका, वो पर्स दिखा रहा है, जेब दिखा रहा है, 15 रुपए पड़े थे उसके पास, वो पुलिस वाले ने 15 रुपए ले लिए उससे। अरे हो गया सर, पुलिस तो एक वो है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो सुन रहा नहीं वो नया लड़का था पुलिस वाला, उसको मैं सोच रहा हूँ मिलूं उससे, समझाऊं के लिए सर उसके लिए 15 रुपए काफी ना। हैं? क्या होगा सर, मिलेगी आप उससे? उसको समझाऊंगा भाई, शर्म नहीं आती तो। पुलिस वाला है वो आपको समझा देगा। कुछ नहीं होता सर। क्या भैया? है समझा देगा। अरे नहीं समझा नहीं पाएगा, नया है ना। भैया उस दिन मेरे को समझा रहा था नया रंग। तो थोड़ी देर ना। मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, एक आध दो लोग को लेके जाऊंगा। अरे सर अकेले में क्या आएगा? अरे वो उसी मेरी बात की आई, बहुत डरती चमकती बातें नहीं करती मेरे से। अच्छा, अजीब टाइप की है लेकिन वो। अरे सर एक FIR 50,000 रुपये की डिसाइड हुई थी हम लोगों की करेगी, और उसके बाद उसको किसी ने बता दिया, कान भर दिए, तो बोलती नहीं मेरे को जितनी पेमेंट मिलती है मैं उतने में सुखी हूँ, कोई काम नहीं करना। चलो चलो, ऐसे ही बोलती है। अब आपका नाम तो सब जान गए होंगे खाने वाले हर जगह के। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको, है ना, पहले अपन पढ़ लेते हैं। देखो रूल 1 दिया है, एक लाइन का, आधी लाइन का, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन इससे बहुत बार आ चुका है, ठीक है, वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे अपन, ठीक है। क्या दिया है? अभिवचन, प्लीडिंग। अभिवचन से वाद पत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है, दोनों में गोला लगा लो, बिल्कुल अच्छे से रंग लो उसको, क्या दिया है, ठीक है। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। अभी या क्यों लिखा है, आगे जो अपन रूल पढ़ेंगे ना उनसे क्लियर होगा क्यों। जैसे अमेंडमेंट करना है आपको, अब आपका जो आवेदन लगता है 6-17 का अमेंडमेंट के लिए, तो उसमें शब्द क्या लिखा रहता है? अभिवचन में संशोधन। तो अब कौन से अभिवचन में संशोधन, ठीक है, तो आपको बताना पड़ता है कि प्लेंट के अभिवचन में करना है कि WS के अभिवचन में, इसलिए यहाँ या लिखा है सारी आगे की चीजें क्लियर करने के लिए, ठीक है, ठीक है। वेरीफाई करना है, तो कौन सी प्लीडिंग को वेरीफाई किया आपने, तो बताना पड़ता है कि प्लेंट वाली प्लीडिंग, WS वाली। अगर यहाँ एंड लिखा होता तो कुछ भी हौच पौच हो जाता ना, पता ही नहीं चलता कौन सी प्लीडिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए या लिखा है, दोनों अलग अलग है प्लीडिंग दोनों, बट है अलग अलग। तो याद रखना है, प्लीडिंग में या तो वाद पत्र आता है या रिटन स्टेटमेंट आता है। सर कल भी तो आप यही बता रहे थे ना, प्लीडिंग और प्लेंट, हाँ, है ना, तो इसका मतलब तो सेम ही होता है ना। सेम नहीं होता, प्लीडिंग है दोनों। अभी आप लोग नहीं आए थे ना, वही तो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ध्यान रखा करिए, पढ़ने से ज्यादा, बुक से ज्यादा पढ़ाने वाले का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहता है। यस सर। सर का करें मजबूती। ठीक है, ठीक है। तो 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या शब्द दिया है, प्लीडिंग में दोनों आते हैं, लेकिन या लग के आता है, ठीक है। चलो फिर रूल 2। अब ये रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है प्री का, बहुत बनता है। अभिवचन में तात्विक तथ्यों का, ना कि साक्ष्य का कथन होगा। बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लो इस हेडिंग को। प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस। इसी रूल में पढ़ेंगे फैक्टा प्रोवेंडा एंड फैक्टा प्रोवेंसिया, ये लेकिन आप लोग ढूंढ के आओगे पहले। सर ये मटेरियल फैक्ट क्या होता है? एविडेंस नहीं होगा तो क्या होगा? मटेरियल फैक्ट मतलब जो आपके सारवान चीजें हैं, जो आपके मामले की। मान लीजिए मेरे साथ कोई घटना हुई, जैसे आपकी जमीन पे बी ने कब्जा कर लिया, ये फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट है। इसको प्लीडिंग में लिखना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आपने 2015 में रजिस्ट्री द्वारा बी से जमीन खरीदी थी, ये मटेरियल फैक्ट है, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी जमीन कहां सिचुएटेड है, ये मटेरियल फैक्ट है, ये लिखना पड़ेगा। सारवान चीजें मटेरियल फैक्ट कहलाती है, ठीक है। और साक्ष्य क्या होंगे? ये इनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बी के समक्ष मैंने खरीदा था, ये एविडेंस है, ये नहीं लिखने की जरूरत आपने।
बी के हस्ताक्षर है उसमें, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और मान लो किसी ने कब्जा की तो मैंने कहाँ शिकायत दी है, लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको तो ओरिजिनल स्थिति लिखनी है। फैक्टा प्रोवेंडा, फैक्ट ऑफ नहीं, फैक्टा, FACTA। तो जहां लिखा है तथ्यों का, उसमें गोला लगा के एरो करके लिख लो फैक्टा प्रोवेंसिया। अब इतना हिंट कर दिया मैंने। फैक्टा प्रोवेंसिया की स्पेलिंग तो सही बता दो। FACTA, फैक्टा PROVENTIA, फैक्टा प्रोवेंसिया। और एक और कुछ बोले। हाँ, और जहां साक्ष्य लिखा है, साक्ष्य का, उसमें गोला लगा के उसमें एरो करके लिख लो फैक्टा प्रोवेंडा। इन दोनों को आप खोज के लाना क्या होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्री का आ चुका है इसके नाम से कि फैक्टा प्रोवेंडा क्या होता है, फैक्टा प्रोवेंसिया क्या होता है। उसे इंग्लिश में बताएंगे इधर लिखना है इंग्लिश में, अभी बता रहे हैं, ठीक है। आगे 1, हर अभिवचन में, हर प्लीडिंग मतलब प्लेंट में भी और WS में भी, हर अभिवचन में उन तात्विक तथ्यों का जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार यथास्थिति अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है, निर्भर मतलब डिपेंड करता है, और केवल उन तथ्यों का, ना कि उन साक्ष्य का जिनके द्वारा वे साबित किए जाने हैं, संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा। संक्षिप्त में होगा, ऐसा नहीं कि आप पूरी राम कहानी उसमें लिखते रहो कि मैं जबलपुर से चला कटनी गया, कटनी में लोगों से पूछा ये जमीन कैसी है ना, वहां के लोगों ने बताया ये बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे मैंने बी से ये जमीन इस समय खरीदी, ठीक है। तो संक्षिप्त में होगा उसका, है ना, ठीक है। तो दो चीजें, तथ्यों का कथन होगा उसमें, साक्ष्य का नहीं, ठीक है। मटेरियल फैक्ट का होगा, एविडेंस का नहीं, ठीक है। फिर दूसरी चीज इसमें कौन कौन से फैक्ट होंगे जिन पे आप निर्भर कर रहे हैं, जिन पे आपकी प्लीडिंग बेस्ड है, जो आप चाहते हैं। तो प्लेंटिव भी जिन तथ्यों पर निर्भर करता है वो अपना प्लेंट बनाएगा, डिफेंडेंट जिन पर निर्भर करता है वो अपना WS बनाएगा, और संक्षिप्त में होंगे, समराइज फॉर्म में होंगे, है ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संक्षिप्त समरी कथन मतलब बोले तो, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में मेन चीजें होंगी उसकी। आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठे हो गांव में, खासकर जब वो कहानियां सुनाते बहुत अच्छा लगता है, तो अगर उनको एक छोटी सी बात सुनानी होगी ना, तो भूमिका बनाते हुए कहां से आपको आधा घंटा बिता देंगे छोटी सी स्टोरी बताने, ठीक है। तो वो अपन को नहीं करना, ठीक है। किस्सा सुने हैं आपने? किस्से पहले और हम बहुत सुनते थे, हमारी दादी खूब सुनाती थी, दादी मामी। सर एक बात बताइए, हाँ। अभिवचन में मटेरियल फैक्ट होंगे, ना कि इसमें एविडेंस होंगे, हाँ। ठीक है। हाँ। ये प्लांट बनी, प्लांट पूरी, है ना। इसमें मान लो जैसे अभी आपने उदाहरण दिया, ये एक हमारी ज़मीन थी, हमने सन 70 में खरीदी, उसमें खसरे में हमारा नाम चला आ रहा था, इसने ज़बरदस्ती कब्जा किया, तो मैंने फलानी जगह शिकायत की, तो ये बात लेके आए। अब इसमें से अपन क्या छांटे जो इसके तथ्य होंगे और क्या इसके साक्ष्य होंगे? तथ्य हो गए ना, इसमें साक्ष्य तो कुछ नहीं है अभी आपके केवल फैक्ट हैं। आपका फैक्ट क्या हो गया? मैंने सन 1970 में खरीदी, रजिस्ट्री खरीदी थी, किसके सामने खरीदी, ये सामने लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये फैक्ट है, ये एविडेंस है। हाँ। केवल आपको लिखने की जरूरत है कि मैंने कब खरीदी, अच्छा, ठीक है। फिर किससे खरीदी, ये भी फैक्ट है। खसरे में नाम है, ये भी हो गया, खसरे में नाम में एंट्री है, ठीक है। उस पर मैं इतने साल से ये दे रहा था, राजस्व दे रहा था, रसीद, हाँ। ये भी हो गई उसकी, ये लिखने की जरूरत नहीं भाई। कब्जा तो ऐसे साबित करोगे ना, वर्तमान में किसी और के पास है। हाँ, तो आप केवल कब्जा लिख सकते हो कि मेरा वर्तमान में कब्जा है, ये रेवेन्यू एंट्री है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में किसका कब्जा है, ये फैक्ट है, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिख सकते हैं उसको, लेकिन वो फैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पोजीशन बता रहे हो, इसलिए फैक्ट माना जाएगा। तो उसमें फिर साक्ष्य क्या होगा? फिर साक्ष्य भी आपने बताया कहा, उसमें साक्ष्य ये होगा कि ए और बी उसके गवाह हैं जिनके सामने रजिस्ट्री की गई थी, ये साक्ष्य में आ गया, ठीक है। जितनी चीजों को आपको कोर्ट में प्रूव करने के लिए लाना है वो एविडेंस में आएंगे, ठीक है। रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार के साइन हैं, फोटो लगी हुई है, ये सब एविडेंस है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। विक्रेता ने खेत में जाकर फोटो खिंचवाई थी, ये एविडेंस है, ये भी लगा रहता है, ठीक है। साइन सही है, उसके हस्ताक्षर सही है, ये एविडेंस है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है।
चलो, एवरी प्लीडिंग सेल कंटेन only a statement in a concise form, इसमें अंडरलाइन कर लेना है संक्षिप्त रूप में, concise form of the material fact on which the party pleading relies में अंडरलाइन कर लेना, for his claim or defense as the case may be, but not the evidence, इसमें अंडरलाइन कर लेना, but not the evidence by which they are to be proved. अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि केवल अभिवचन में केवल तथ्यों का मेंशन करना आवश्यक है, ओनली फैक्ट टू बी मेंशन्ड इन प्लीडिंग या स्टेटेड इन दी प्लीडिंग। ठीक है। दूसरा, हर अभिवचन आवश्यकता अनुसार पैराओं में विभक्त किया जाएगा, जो यथाक्रम संख्यांकित किए जाएंगे, हर अभिकथन सुविधानुसार पृथक पैरा में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी प्लीडिंग सेल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड consecutively, each allegation being so far as is convenient contained in a separate paragraph। जब भी आप प्लीडिंग लिखेंगे तो प्लीडिंग को कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ में नंबर भी डालते हैं, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। ठीक है। अभी जनरली कब होता है प्लीडिंग? जैसे एक चीज आपने क्या मांगी, कब्जा मांगा, ठीक है, तो कब्जे की प्लीडिंग करेंगे आप, ठीक है, कि मेरे को इलीगली डिस्पोजेस किया है, नए से समय किया है, ठीक है। तो अब कब्जे का एक पैरा में आ गया या एक पैरा में नहीं भी आ रहा है पूरा, क्योंकि रूल रहता है उसका, एक पेज में आपको 3 पैरे लिखने हैं ज्यादा से ज्यादा, 3 पैरे से ज्यादा नहीं आने चाहिए। 4 लिख दो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन 4 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो अब रूलिंग है उसकी प्लीडिंग की कि एक पेज में कितने पैरा आने चाहिए? 3 ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ा पैरा हो रहा है, जहां पूर्ण विराम आ रहा है, आप वहां से फिर अलग कर दो पैरा को, लेकिन नंबर डालने पड़ेंगे। भले वही चीज अभी दूसरे पैरा में भी आ रही है, नंबरिंग करनी पड़ती है। उससे क्या होता है, कोर्ट में सुविधा होती है। जब आप एविडेंस पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो जज साहब को बताने में सीधे आ जाता है कि ये पैरा, इतने नंबर का पैरा में ये इस लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन पूरा पेज लिखोगे तो फिर आपको लाइनें बताने में दिक्कत होती है। तो पैरे, तीन पैरे आने चाहिए कम से कम एक पेज में। जजमेंट भी आप लोग लिखोगे तो पैरे आपको बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने पैरे हो रहे हैं। ठीक है। तो प्लीडिंग क्या होगी? सेपरेट पैरे में होगी और नंबर भी दिया जाएगा उसको। ठीक है। अभी जजमेंट जब लिखोगे आप लोग तो आपको चीजें दिमाग में आ जाएंगी। उसके कुछ पैरे फिक्स है, 5वें नंबर तक का पैरा बिल्कुल फिक्स है, बल्कि 6वें तक का फिक्स है। 6वें के बाद फिर बढ़ते हैं पैरे। पहले पैरा में क्या आता है? पूरा नाम वगैरह। शॉर्ट में क्लेम आता है। क्या क्लेम है आपका? पहले पैरा में 3-4 लाइन में रहता है जो मांगा है आपने। ठीक है। दूसरे पैरा में एडमिटेड फैक्ट आते हैं। तीसरे पैरा में प्लेंट आता है, स्टोरी, सिविल की बात कर रहे हैं। चौथे पैरा में WS आता है, जवाब क्या दिया है उसने। और 5वें पैरा में आते हैं इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू, आपने इशू क्या बनाए हैं। और 6वें पैरे से शुरू हो जाता है मार्शलिंग, एप्रिशिएशन। ठीक है। तो सबसे 6वां पैरा शुरू होता है एविडेंस का। तो पहले एविडेंस किसका आता है? प्लेंटिफ का आता है। फिर यहां से फिर पैरे बढ़ने शुरू होते हैं, बट 6वें पैरे तक फिक्स है। चलो, ठीक है। तो 2 हो गया, पृथक पैरा में होगा, सेपरेट नाम दिया जाएगा उसको। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिवचन में तारीखें, राशियां और संख्याएं अंकों और शब्दों में भी अभिव्यक्त की जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जहां पे अंक और शब्द लिखा है, इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। डेट्स, सम्स एंड नंबर्स shall be expressed in a pleading in figures as well as in words। तो कभी भी जब प्लीडिंग, मान लीजिए आपने लिखा कि B को मैंने 10,000 रुपए उधार दिए थे, ठीक है, तो ये 10,000 आपको अंकों में तो लिखना ही लिखना है, 10,000 भी लिखना है। आपने तारीख लिखी है, उसको भी आपको लिखना है। ठीक है। तो तारीख में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपने सम लिखा है, अमाउंट लिखा है, तो उसको दोनों में लिखना है आपको। डेट प्रॉपर्ली डली होनी चाहिए आपकी। ठीक है। अमाउंट कितना है वो डला होना चाहिए। संख्याएं कोई भी आती हैं
वो प्रॉपर्ली डली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों में लिखा जाता है। अमाउंट जहां जहां होगा ये तो मैंडेटरी है बिल्कुल दोनों में लिखना। ठीक है सर, एक नोटिस आया था सिविल सूट का आदेश 5 नियम 5 का, ये काहे के लिए है सर? इश्यू सेटलमेंट के लिए होगा? नहीं, आदेश 5 में से इशू कहाँ से आ गए? आदेश 5 में तो समन है। आदेश 5 नियम 5। हाँ, तो नियम 5 उसके लिए है ना, डिफॉल्ट के लिए। हाँ, वो कोई सिविल सॉरी डिफॉल्ट नहीं यार, वो डिस्पोजल के लिए। ठीक है, तो इसमें दो चीजें दी थी, मैंने बताया था। एक दिया है कि समन या तो आपका किसके लिए इशू किया जाएगा, या तो फाइनल डिस्पोजल के लिए या सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए। मतलब इशू फ्रेम नहीं हुआ उस चीज में, नहीं, उसके लिए होगा। हाँ, तो उसमें लिखा होगा ना कि फाइनल डिस्पोजल के लिए है कि इशू सेटलमेंट होने के लिए है। अगर लघुवाद न्यायालय का अगर समन आया है आपके पास तो वो हमेशा फाइनल डिस्पोजल के लिए होता है, और नॉर्मल कोर्ट का आता है तो वो दोनों के लिए हो सकता है कोई भी। तो वो जनरली किसके लिए होगा? इशू सेटलमेंट होने के लिए 5 का अगर आया है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट फाइनल डिस्पोजल बिना उसके नहीं करती, बिना इशू सेटल की, तो वो आया होगा इशू सेटल करने के लिए। ठीक है, तो ये रूल 1 रूल 2 समझ में आ गया। ठीक है, फैक्ट का आपको मेंशन करना है, एविडेंस का नहीं करना है। ठीक है, फिर कौन कौन से फैक्ट आपको मेंशन करने जो मटेरियल है, मटेरियल भी कौन कौन से जिन पे आप रिलाई कर रहे हो। ठीक है, दोनों लोग करेंगे। ठीक है, फिर इसकी जो प्लीडिंग करेंगे आप, नंबरिंग करेंगे, पैरा में बांटेंगे उसको, सेपरेट सेपरेट पैरा में बांटेंगे, नंबरिंग करेंगे उसकी, और जो भी डेट डालेंगे आप, राशि डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, उसको प्रॉपर्ली स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। और अगर अमाउंट है आपका तो आप उसको फिगर में भी डालेंगे और वर्ड्स में भी डालेंगे। ठीक है, चलिए इसमें प्रोवेंशियो प्रोवेंडा किधर लिखना है इंग्लिश में बताएंगे। अच्छा, ये हेडिंग में दी है ना, मटेरियल फैक्ट जहां दिया है फैक्ट, उसको लिखना है फैक्टा प्रोवेंशिया। ठीक है, और जहां एविडेंस दिया है, एविडेंस में गोला करके उसमें एरो करके लिख लेना फैक्टा प्रोवेंडा। तथ्य में फैक्टा प्रोवेंशिया, एविडेंस में फैक्टा प्रोवेंडा। फैक्ट प्रोवेंडा फैक्ट में लिखना है। प्रोवेंशिया सर, फैक्ट में फैक्टा प्रोवेंडा आएगा और एविडेंस में फैक्टा प्रोवेंशिया। देखो जाओ नहीं यार, कबाटी नहीं आता गूगल सर्च की मदद ले लो। रुक जाओ, मैं कंफर्म कर लूंगा, लेकिन अभी ये कल आपको ढूंढ के लाने दोनों के अर्थ, बाकी मैं तो लिखाऊंगा ही इनको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपन ने जो शुरू का पढ़ा रूल 1 का, कि इसमें या तो प्लीडिंग आती है, या तो प्लेंट आता है, या तो रिटन स्टेटमेंट। अब मान लीजिए प्लेंटिफ ने प्लेंट प्रस्तुत किया, प्लीडिंग है, डिफेंडेंट ने WS प्रस्तुत किया, प्लीडिंग है। ठीक है, अगर डिफेंडेंट क्या बोलते हैं उसको, कोई एडिशनल WS फाइल करता है, वो एडिशनल मतलब प्रति उत्तर फाइल करता है, तो क्या वो प्लीडिंग में आएगा? सर, तो वो भी तो कर सकते हैं, अपन यहाँ 12वीं संस्था का वजन लगा सकते हैं, तो वो भी तो लगा के कुछ कर सकता होगा। हाँ, तो वो जो रिटर्न में और बदले में और करेगा क्रॉस में, तो क्या वो प्लीडिंग में आता है? पूरे मिला के क्वेश्चन ये है कि क्या इनिशियल WS तो आता है, क्या सब्सिक्वेंट WS भी आता है? अंतरात्मा बोल रही है नहीं आता। प्लीडिंग आपकी एक ही बार मानी जाएगी। अभी इसको मैं लिखाऊंगा, केस लॉ ढूंढ के लिखाऊंगा। अभी मैंने कमेंट्री लिखी है, कहीं ना कहीं मेरे को मिला होगा इसलिए मैंने लिखी है। ठीक है, तो जो दोबारा WS फाइल किया जाता है अलग से और क्रॉस में, वो नहीं आता प्लीडिंग में। इसका मैं ढूंढ के लिखाऊंगा पहले, अभी नहीं लिखा रहा हूं इसलिए। अभी तो कमेंट्री लिखनी है बाद में अपन को, अभी तो पढ़ रहे हैं, है ना। चलो 1 और 2 हो गया, 3 में आते हैं अपन। अभिवचन का प्रारूप क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। कहाँ दिया है इसका प्रारूप, क्या दिया भी है कि नहीं प्लीडिंग का प्रारूप? दिया है। ठीक है, अपेंडिक्स ए में दिया है। ठीक है, अभिवचन का प्रारूप, फॉर्म ऑफ प्लीडिंग,
जब वे लागू होने योग्य हों तब परिशिष्ट ए में के प्रारूप और जहां वे लागू होने योग्य ना हो वहां जहां तक हो सके लगभग वैसे ही प्रारूप सभी विषयों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। कुल मिला के केवल एक ही चीज याद रखनी, अपेंडिक्स ए में दिया है इसका फॉर्म। बस कई बार पूछ लेता है कि प्लीडिंग का प्रारूप कहां दिया है। ठीक है, 4 काम का है बहुत। अब प्लीडिंग में आप स्पेशल चीजें पर्टिकुलर्स कब देंगे, क्या क्या देंगे, ये दिया है 4 में। कौन कौन से ऐसे मामले होंगे जिनमें आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ देते इसको। उन सभी मामलों में जिनमें अभियोजन करने वाला पक्षकार किसी दुर्व्यपदेशन, कपट, न्यास भंग या जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या असमय कसर के अभिवाद पर निर्भर करता है, और अन्य सभी मामलों में जिनमें उन विशिष्टियों के अलावा विशिष्टियां जो पूर्व प्रारूपों उदाहरण सहित स्वरूप दर्शित हैं आवश्यक हो अभिवचनों में विशिष्टियां यदि आवश्यक हो तो तारीखों और मदों के सहित कथित की जाएंगी। इसका मतलब समझ में आया? इंग्लिश में पढ़ने से पहले तो बताता हूँ। इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी, अंडरलाइन करते जाना, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, and in all other case in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, particulars with dates and its and items if necessary shall be stated in the pleading। इसका मतलब समझ में आया? सर जब कपट वगैरह से किया जा रहा है तो बताया कैसे वो कपट का। हाँ ठीक है, जब कोई पार्टी इन 5 चीजों के आधार पर सूट फाइल करती है कि हमारे साथ फ्रॉड किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो क्या करेंगे, जो प्लेंटिफ है जो सूट फाइल कर रहा है इसके बेस पे वो बताएगा कैसे फ्रॉड हुआ है, कैसे फ्रॉड हुआ है, कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, बताएगा ना कि ये हमारे वकील साहब थे, इनने बोला हम तुमको केस जितवा देंगे अगर ये हमारे नाम पे प्रॉपर्टी कर दोगे। ठीक है, या हमारा बड़े पिताजी थे तो ये हम भरोसे में सब कार्य करते थे, इनने अनड्यू इन्फ्लुएंस करा के हमसे प्रॉपर्टी ले ली। तो कैसे ली है, कैसे किया है फ्रॉड, ये लिखना पड़ेगा आपको, पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता ना इनका फ्रॉड, कैसे पता चलेगा? आपने सिंपल लिख दिया फ्रॉड किया, कैसे किया है बताना तो पड़ेगा ना। सर तो वो एविडेंस में नहीं आएगा, नहीं उस बार वो तो मैनर बता रहे हो, जैसे अपन सीआरपीसी में पढ़ा था ना कि चार्ज में आपको मैनर कब बताना पड़ेगा, वैसे यहाँ दिया है कि आपको कब, हर जगह नहीं बताना बट कुछ मामलों में बताना है आपको। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ये क्या है, ये रूल आपने जैसे सूट फाइल किया, आपने सूट फाइल किया कि ये P1 प्रॉपर्टी वसीयत के आधार पर मुझे दे दी गई है। ठीक है, या वसीयत के आधार पर ए नाम के व्यक्ति ने इसको ले लिया प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब बी है, बी सूट फाइल करता है कि ये जो वसीयत है ये फर्जी है, कपट के आधार पर ली गई है, तो ये सूट फाइल करता है। तो ये रूल बोलता है कि भैया ये कपट वगैरह के मामले में केवल कपट लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कपट कैसे किया है। तो बताएंगे कि पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, मैं विदेश में था और ये जिसके नाम पे वसीयत हो गई है इसने क्या किया है, पिताजी के जबरदस्ती साइन करा लिए हैं। ठीक है, मैं था ही नहीं, अंगूठा लगवा लिया है और कॉन्शियस नहीं थे वो। तो ये सब बताना पड़ेगा आपको कि कैसे फ्रॉड किया है ये, नहीं तो बाकी प्लीडिंग में लिखने की जरूरत नहीं रहती कैसे किया है। ठीक ठीक है, चलो इतना बड़ा है, फालतू का काम का नहीं है, इसका एमपी का अमेंडमेंट है। ठीक है, मैंने खुद नहीं पढ़ा इसको क्या बोलता है। अच्छा, ये उसके लिए एमपी के लिए जो सीलिंग एक्ट बना है ना, कितनी जमीन आप रख सकते हो, कितनी नहीं रख सकते हो, तो इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। आप सूट फाइल करते लेकिन कंप्लायंस होता नहीं है, आप पता नहीं
ठीक है, जब भी कोई सूट फाइल करोगे आप जमीन के बारे में, तो आप अपना ये भी बताओगे कि मेरे पास कितनी जमीन है ऑलरेडी। सर ये सीलिंग एक्ट बना है, हाँ ठीक है, तो केवल एमपी के लिए है, तो अभी अस्तित्व में है ये। हाँ समझ में आया क्या कहना चाहता अमेंडमेंट, कि जब आप सूट फाइल करोगे तो आपको पर्टिकुलर्स में ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे पास अधिकतम कितनी जमीन है भाई, नहीं तो ज्यादा हो जाएगी ना आपकी। मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ जमीन है, लिमिटेशन कितनी है, 51 एकड़ है शायद, नहीं सर 55, एक व्यक्ति सर 25 से 27 एकड़ है शायद, 25 सिंचित है सर नहीं पता, और असिंचित है 55 एकड़, 55 या 51, दो में से एक। अच्छा, इसमें ये बताना पड़ेगा अगर कृषि भूमि है तो कि हमारी ये जमीन सीलिंग एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। हाँ, मतलब जैसे आपने सूट फाइल किया रिकवरी के लिए कि ये 10 एकड़ जमीन पे कब्जा किए है हमारी है, ठीक है, और आपके पास जमीन ऑलरेडी 25 एकड़ है सिंचित, तो आप नहीं ले सकते ना उससे ज्यादा। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी टोटल जमीन इतनी है अभी स्वामित्व में और इसके लिए क्लेम कर रहा हूँ, ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नए वाले लोग सीपीसी में बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बता दूं बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, भवसागर है ये सिविल जज का। मैं तो आप लोग को बोलता नहीं हूं कि लगे ना कि टफ है, हालांकि टफ नहीं है, टाइम मांगती है लेकिन, ठीक है। चलो सर कुकरेली देशद्रोह कर रहे हैं, क्यों हरा मार्ग यूज कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई सर? हरा नहीं है वो, ग्रीन है सर, हरा नहीं है भगवान, अब सर ये राहुल गांधी जैसी बात करने लगे ना। हम नहीं कर रहे हैं, भगवान से प्रॉब्लम है तो वही वाला ग्रीन है ये तो अलग ही ग्रीन। कल मैं उसका वो देख रहा था, वो क्या नाम है उसका, नेहा शर्मा, वो भी एक एक्ट्रेस है ना, ठीक है। हाँ नेहा शर्मा, तो वो पूरे भगवा कपड़े पहने थी पूरे ऑल टोटल, तो किसी ने कमेंट में लिखा था, अरे क्या लिखा था यार, मतलब लोग इतने फ्री बैठे रहते हैं लिखने के लिए, अरे यार कपड़े ना पहने आदमी। वो पठान मूवी से उसके कुकरेली ने भूमि एकता का परिचय दे दिया है। सर ये भी राहुल गांधी जैसी बात करने लगा। मतलब लोग कपड़े पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इसमें समस्या सर संडे का 2 सर। सेकंड 1 मिनट का बस वो दिखाते हैं, उसमें इतना होगा तो मूवी में। टॉलरेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वल्गर चीजें नहीं रहनी चाहिए मूवी में, वो दिक्कत है, बाकी कपड़े से कोई इशू नहीं होना सबको कपड़े से जिससे हाँ, पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सको, क्यों? हाँ सर, पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सको। सर ऐसी कौन सी पिक्चर आ रही है आजकल? सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी पे नहीं है। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। आजकल पिक्चर ऐसी नहीं, कोई किसी को नहीं। मैं तो घर में टीवी के सारे चैनल पिक्चर वाले लॉक करके रखता सर हूँ, मेरे तो बढ़िया अभी टीवी देख रहे हैं 2 दिन से। मैं तो 5-6 साल हो गए टीवी पे, क्योंकि मम्मी पापा और मैं पता नहीं कब कौन सी पिक्चर शुरू हो जाए, सारे लॉक करके रखता हूँ, टीवी में से केवल न्यूज वाले रहते हैं। मैं तो वो देखने के लिए है ना बिल्कुल। वो मैं आज तक नहीं देखा मैंने। चलो ठीक है, रूल 5 रिपील है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 काम का है अपने, कंडीशन प्रीसीडेंट। ये तो पहले ये बताओ कंडीशन प्रीसीडेंट होती क्या है, कि अगर कोई भी कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए उसके बाद। कहाँ दिया है और ये 26 में दिया टीपी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 26 में दिया है, लिख सकते हो आप लोग याददाश्त के लिए। तो कंडीशन है 26। कंडीशन प्रीसीडेंट का मतलब होता है कि कोई भी कार्य करने के पहले कोई कंडीशन फुलफिल करनी है आपको, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं कर सकते आप, तो उसको बोलते हैं कंडीशन प्रीसीडेंट, ठीक है। अभी क्या बोलता है देखते हैं, जिस किसी पूर्वभावी शर्त के पालन का या घटित होने का प्रतिवाद करना आशित हो, वह यथास्थितिवादी या प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचन में स्पष्टता निर्देश की जाएगी और उसके अधीन रहते हुए वादी या प्रतिवादी के पक्ष के लिए आवश्यक सभी पूर्वभावी शर्तों के पालन या घटित होने का प्रकथन उसके अभिवचन में विवक्षित होगा। तो जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है,
बी के पास क्या थी, एक जमीन प्लॉट था, ठीक है। ए ने बोला भैया बेचोगे क्या, बी ने बोला बिल्कुल बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे तब जब तुम हमारी बेटी से शादी करोगे, ठीक है। अब भाई उसके नहीं है, लड़के नहीं है, तो लोग सोचते जी भैया जिसको प्रॉपर्टी दे तो घर में ही रहे, प्रॉपर्टी अधिकतर होता है, ठीक है। इनने बोला कि बेचेंगे लेकिन जब तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, चलो ये वाला नहीं देते हैं, ठीक है। इन्हें बोला बेचेंगे लेकिन तब बेचेंगे जब तुम इस घर के सामने एक मंदिर बनवाओगे, ठीक है। कोई भी कंडीशन लगा दी कि पहले तुम ये चीज करो तब तुमको ये प्रॉपर्टी हम देंगे, ठीक है। अब भाई साहब ने नहीं दिया, नहीं करा, वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो प्रॉपर्टी नहीं दी उन्होंने, इनने सूट फाइल किया, कैसे नहीं दोगे। तो जब सूट फाइल करेंगे तो आपको कोई अगर कंडीशन प्रेसिडेंट थी तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो इस आधार पर हुआ था कि तुम पहले मंदिर बनाओ तब तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। अभी भाई साहब बोलते हैं मुसलमान हूं, मैं मंदिर क्यों बनाऊंगा, तब तो ये बनवा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो विवाद होगा ना, लेकिन लिखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या थी, ठीक है ना। बेटी से शादी करने के लिए बोला था और बेटी बहरी है, कैसे शादी कर लेता मैं, मतलब कुछ नहीं। तो कुल मिला के ये मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन या तो ये चलो इसने कब्जा ले लिया, पैसे नहीं दे रहा है, तो ये सूट फाइल करेगा, तो ये बताएगा कि इसने एक एग्रीमेंट हमारा था कि ये जब मंदिर बनवाएगा तब हम इसको प्रॉपर्टी देंगे, ये बनवा नहीं रहा है। तो जो जो कंडीशन प्रेसिडेंट है उसको मेंशन आपको प्लीडिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अभी तक क्या क्या हो गया, फैक्ट आपको करना है, दूसरा कोई भी पर्टिकुलर्स है फ्रॉड वाले मामले में, डिफॉल्ट वाले मामले वो करना है, और तीसरा क्या है कंडीशन प्रेसिडेंट है वो भी आपको मेंशन करनी है, ठीक है। पांचवा हो गया, छठवा, हाँ छठवा, सॉरी छठवा। मेरे बैग में 5 बना है, मैंने 6 बनाया है पेन से इसको, ठीक है। अब आता है डिपार्चर, फेरबदल। कितना खतरनाक वर्ड लिखा है इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में अच्छा लिखा है। चलो पढ़ते हैं उसको, फिर पता चलेगा। किसी भी अभिवचन में दावे का कोई नया आधार या तथ्य, कोई अभिकथन जो उसका अभिवचन करने वाले पक्षकार के पूर्वतन अभिवचनों से असंगत हो, बिना संशोधन किए ना तो उठाया जाएगा और ना अंतर्विष्ट होगा। No pleading shall, except by way of amendment, raise, underline colon, except by way of amendment, raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने 617 का आवेदन दिए अगर आप फालतू बात नहीं करोगे, 617 का आवेदन तो बात होगा, ठीक है। अब ये डिपार्चर शब्द क्यों लिखा है बताना जरा। देखो लॉ बिना मतलब की तो कुछ नहीं लिखता, हालांकि क्यों डिपार्चर लिखा है, डिपार्चर का मतलब तो कुछ और होता है, रवानगी। हाँ, तो ये लिखा क्यों है? इसको हटा दिया, बिल्कुल सही लिखा है हमने, क्योंकि एक बार आपकी प्लीडिंग आपके हाथ से निकल गई ना, आपने प्लीडिंग कर दी ना, वापस नहीं, ठीक है, तो दोबारा नहीं करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, इसलिए हमने डिपार्चर लिख दिया है, ठीक है। नहीं तो ये तो हो जाएगा ना वो 617 अमेंडमेंट के बाद, तो उसमें लिखा है ना कि आप अगर एक बार प्लीडिंग कर दिया आपने तो केवल 617 के आधार पर, अमेंडमेंट के आधार पर ही कर सकते हैं नई चीज, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप अलग से बोल भी नहीं सकते कोर्ट में कुछ। सर इसमें दिया है ना बिना संशोधन किए ना तो उठाया जाएगा ना अंतर्विष्ट होगा, मतलब बिना संशोधन ना तो आप उसमें लिख सकते कोई चीज और ना ही कोर्ट में बोल सकते आप, ठीक है। तो जो करना है भैया अमेंडमेंट के लिए अब आप एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक बार हाथ से चीज निकल गई ना, डिपार्ट हो गई ना, बस अब कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी इसके साथ अपन पढ़ेंगे 616 और 617 दोनों, चाहो तो लिख लो रीड विद 617 616 616 617 अमेंडमेंट दोनों में दिया है। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, वो तो वैसे भी बेसिक प्रिंसिपल है,
लेकिन उन्होंने लिख दिया कि भाई कोई कंफ्यूजन में ना रहे कि कुछ सुधार भी सकते हैं क्या, बाद में नहीं सुधार सकते आप। ठीक है, अब इसके बाद आपको 8 तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर 6 भी रीड नहीं किया। हाँ सर उनसे सब मान लीजिए। 6 रीड नहीं किया सर। 6 किया है ना रीड, कंडीशन प्रेसिडेंट। सर मान लीजिए हाँ ये आदेश 6 नियम 6 की बात कर रहे हैं अपन, हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, इसका कोई सेक्शन है उसमें काय नहीं कि सिविल सूट इसी के नाम से फाइल होगा, इसी सेक्शन पे आदेश पे? नहीं, सूट फाइल करने की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो प्लीडिंग ही है कि आपको प्लीडिंग में ये मेंशन करना है कंडीशन प्रेसिडेंट। नहीं समझ आया, स्टोरी बताऊं? नहीं ठीक है, ये प्रोसेस बता रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई कंडीशन एग्रीमेंट में थी आपकी तो वो सूट में भी आपको मेंशन करनी है। कोई भी कार्य सिविल में एग्रीमेंट से शुरू होता है जनरली। आप जमीन भी खरीदोगे तो पहले एग्रीमेंट बनेगा ना। ठीक है, सीपीसी के साथ कितने सारे लॉ चलते हैं, लिमिटेशन भी चलेगा, एसआरए भी चलेगा, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा, टीपीए भी चलेगा, एविडेंस भी चलेगा, इतने सारे लॉ चलते ही चलते हैं। उसके साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट चलेगा, कोर्ट फीस एक्ट चलेगा। सर ऐसा हर एक्ट के साथ चलता है सर? हाँ, प्रोसीजर के साथ तो चलते ही चलता है ना, क्योंकि वो लेके चलती है। पीसी एक्ट में भी 6-7 एक्टों के साथ चलता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको 12 तक, 8 से 12 ये काम के नहीं है। पढ़ना हो तो पढ़ लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ लेना थोड़ा घर में। कहाँ से? 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 और रूल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ना हो तो पढ़ लेना घर में थोड़ा। ठीक है, क्या है, अपन ऐसे अगर पूरे रूल भी पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना, काम का नहीं होगा। 13 काम का है। ये प्रिजम्पशन की बात करती है। ठीक है, अब ये एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे आप तो प्रिजम्पशन बहुत सारी उसमें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी अपन को। अभी अपन यहाँ जनरल डिस्कशन करते हैं ना, पढ़ देते पहले विधि की उपधारणाएं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये बताओ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रिवर्टेबल है कि इररिवर्टेबल है? खंडनीय होती है कि अखंडनीय होती है? मतलब उसको कर सकते हैं, खंडनीय है। ठीक है ना, खंडनीय होती है। आप एविडेंस प्रस्तुत करके उसको खंडित कर सकते हैं। ठीक है, किसी तथ्य की बात को जिसकी विधि किसी पक्षकार के पक्ष में या जिसके सबूत का भार प्रतिपक्ष पर है, पक्षकारों में से किसी के द्वारा किसी भी अभिवचन में अभिकथित करना तब तक आवश्यक ना होगा जब तक कि पहले ही उसका प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट रूप से ना कर दिया गया हो। उदाहरणार्थ, जहां वादी दावे के सारभूत आधार के रूप में विनिमय पत्र पर ना कि उसके प्रतिफल के लिए बात लाता है, वहां विनिमय पत्र का प्रतिफल। Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presume in his favor. Underline करना, which the law presume in his favor, or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied. For example, consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. देखो ये क्या बोलता है कि आपने एविडेंस एक्ट की धारा 113 और भी पढ़ी है, ठीक है, 112 भी पढ़ी है। ठीक है, 113 ये क्या बोलता है? क्रुएल्टी। ठीक है, CRUELTY। ठीक है, क्रुएल्टी की बात करता है। प्रिजम्पशन की क्या प्रिजम्पशन है कि अगर 7 वर्ष के भीतर आपने किसी महिला को क्या किया है, दहेज के संबंध में उसको दहेज की मांग की है। ठीक है, दहेज की मांग की और भी दी है उसमें वर्ड, अपन दहेज की बात करते हैं, तो ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने दहेज की मांग की है, इसका मतलब आपने क्रुएल्टी की है।
ठीक है, और भी दिया है उसमें, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन है कि अगर आपने दहेज की मांग की, आगे कुछ भी होता है प्रिजम्पशन आपके खिलाफ आएगी कि आपने क्रुएल्टी की थी, ठीक है। तो ये चीज जो प्रिजम्पशन है, ये अगर सामने वाला डिनाई नहीं कर रहा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है नहीं हमने कभी दहेज की मांग नहीं की, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इसको। चलो उसमें नहीं जाते, इसी में आ जाते हैं अपन। मान लीजिए इसका जो नीचे वाला एग्जांपल दिया, क्या दिया है, वादी दावे के साधुत आधार के रूप में विनिमय पत्र न कि उसके प्रतिफल के लिए वाद लाता है, वहां विनिमय पत्र का प्रतिफल consideration for a bill of exchange where the plaintiff sued only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim। अरे यार ये एग्जांपल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसका। एक उदाहरण देता हूं आपको, केस आया था ये। ए ने ए के व्हाट्सएप से बी के व्हाट्सएप पे मैसेज गया, ठीक है। ए के व्हाट्सएप से बी के व्हाट्सएप पे मैसेज गया, कोई भी मैसेज गया, ठीक है। अब क्या किया गया, इसने एक मामला प्रस्तुत किया कोर्ट में कि इनने हमें मैसेज भेजा, मान लीजिए किसका, स्टॉकिंग का हो गया उदाहरण के लिए, ठीक है, पीछा करने का, ठीक है। अब ये बोलता है कि मैंने मैसेज नहीं भेजा, ठीक है। ये बोलता है कि मैंने मैसेज नहीं भेजा, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा प्लीडिंग में, ठीक है, कि इसने मैसेज भेजा। लेकिन अगर ये डिनाई नहीं कर रहा, ये बोलता हाँ मैंने मैसेज भेजा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लीडिंग में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो प्रिजम्पशन की बात क्या है, प्रिजम्पशन क्या होती है कि किसी के व्हाट्सएप के इससे किसी के में मैसेज गया, तो प्रिजम्पशन रहती है कि इसी व्यक्ति ने भेजा है जिसका व्हाट्सएप है, मोबाइल है, ये प्रिजम्पशन है, उदाहरण है। भले आपके बेटे ने भेज दिया हो, बच्चों ने भेज दिया हो गलती से, लेकिन माना क्या जाएगा कि आपने भेजा है, आपका मोबाइल है, ये प्रिजम्पशन है, ठीक है। अब ये प्रिजम्पशन है, मैसेज गया है, तो अब अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरे मोबाइल से गया, मैंने भेजा है, तो आपको प्लीडिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा है प्रिजम्पशन को। लेकिन अगर ये डिनाई कर रहा है कि नहीं मैंने नहीं भेजा है, तो फिर इसको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। फालतू का है, वैसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चाहो तो मत पढ़ो उसको, कभी नहीं पूछेगा आपसे। अच्छा समझ में आया कि नहीं ये? ठीक है। प्रिजम्पशन के बारे में सामने वाला मना कर रहा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, मना नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी एडिटिव फैक्ट को लिखने की जरूरत ही नहीं होती, स्वीकृत तथ्यों को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जो सामने वाला स्वीकार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यही लिखा है उसमें घुमा फिरा के, पढ़ो ही मत उसको, कभी नहीं पूछता, ठीक है। बस एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 लिख लो, रीड विद 4 में दिया ना वहां उदाहरण, तथ्य की उदाहरण, विधि की उदाहरण, निश्चयक सबूत। 14 काम का है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल हेडिंग वाइज काम का है, अंदर का कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना, साइन करने पड़ेंगे आपको। जो प्लीडिंग कर रहा है, प्लेंटिफ कर रहा है तो प्लेंटिफ करेगा, डिफेंडेंट कर रहा है तो डिफेंडेंट साइन करता है, हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अब कहां हस्ताक्षर करेगा ये देखते हैं। हर अभिवचन पक्षकार द्वारा, और यदि उसका कोई प्लीडर हो तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। एंड शब्द दिया है, ठीक है। एवरी प्लीडिंग व्हेन फाइल्ड बाय, अरे कहां पढ़ने लगा, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड, शैल शब्द दिया है ना, मैंडेटरी है, बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर, दोनों लोग करेंगे। जो प्लेंट फाइल कर रहा है, मामला प्रस्तुत कर रहा है, वो भी करेगा और उसका वकील भी करेगा, एडवोकेट, ठीक है। अब देखो प्लीडर शब्द दिया है, प्लीडर में दोनों आते हैं, एडवोकेट भी आता है और कोई और व्यक्ति भी आता है जो पक्षकारों की तरफ से प्लीड करता है कोर्ट में। बट अब ये सब खत्म हो गया, पहले होता था, पहले प्लीडर होता था, जरूरी नहीं रहता था कि आप एडवोकेट हो,
ठीक है। कब बना है एडवोकेट एक्ट? 1980। 71 का है सर? अधिवक्ता अधिनियम कब का है? 61 का है सर। कौन सा ईयर? 1961। ठीक है, 1961 का है। तो इसके पहले क्या चलती नहीं थी कोर्ट? क्या चलती थी ना? तो पहले प्लीडर होते थे, और जब से एडवोकेट एक्ट बन गया है तो फिर क्या हो गया, अब एडवोकेट आ गए हैं ना, इसलिए प्लीडर शब्द दिया। सर उसमें सजा है कितनी है? हाईएस्ट कितनी है सर? अरे ठीक है, उतने में वकील कर जाते हैं। ठीक है। और उसमें कंडीशन की तरह माफी मांगने का माफ कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है। तो कौन साइन करेगा प्लीडिंग में? पक्षकार करेगा और एडवोकेट करेगा। परंतु जहां अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य अच्छे हेतु से अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा जो उसकी ओर से उसे हस्ताक्षरित करने के लिए, वाद लाने, प्रतिरक्षा करने के लिए उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है। आपने देखा होगा कई बार वो पक्षकार नहीं आ पाता, क्रिमिनल मामले में बहुत होता है, तो उसका भाई आ जाता है, उसके पिताजी आ जाते हैं, उसका रिश्तेदार आ जाता है और उनका एफिडेविट लग जाता है। लगता है ठीक है। तो अगर वो कोई ऐसा है, सिविल में तो मैंने देखा है, क्रिमिनल में लेके आता है। हाँ सर एक बात बताइए। क्रिमिनल में और ज्यादा लगता है। सर एक बात बताइए सिविल सूट से संबंधित। हाँ मान लो हमने कोई अपराध दर्ज करवाया भी के ऊपर, हाँ ठीक है, उसमें इसको कन्विक्शन हो गया, तो उसका कंपनसेशन और जो हमको उसमें रिलीफ चाहिए था, जैसे मान लो पैसे का था या संपत्ति का, पैसे का था मान लो हमारा इनका लेन देन, तो ये तो जेल चले गए। हाँ अब हमको एक सिविल सूट लाना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए। तो क्या इसके साथ ये जेल में इसके बच्चे को जिसकी वो संपत्ति मिली उसको भी बना के लेके चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। आपको जिसको अपन ने वो पढ़ाना था ना 11, संदेह है आपको कि कौन कौन से प्रतिवादी हैं जिससे अपन को चाहिए, बिल्कुल बनाइए ना आप। और वो जेल से आएगा, प्रोडक्शन वारंट भी तो पढ़ा है अपन ने इसमें सीपीसी में, जेल से लाया जाएगा उसको हर पेशी से, उसमें सब जोड़ लो, मैंने प्रॉफिट ये वो आगे पीछे खर्चा सब जोड़ लो। सब कर सकते हैं। आपका क्लेम थोड़ी रुकेगा किसी के जेल जाने से, ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो उसकी ओर से कोई और व्यक्ति भी साइन कर सकता है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। अब इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट, ये जो अभी पिरवाई जो पढ़ा ना, ये ऑर्डर 1 में एक रूल पढ़ा है अपन ने 12, इसके जैसा ऑथराइज करते हैं ना वहां दूसरे पक्षकार को। अरे ऑर्डर 1 रूल 12 पढ़ा था ना अपन ने कल। सर ये जितने का क्लेम हो तो ये इसमें फीस कितनी कैसे जोड़ते हैं लोग? रजिस्ट्री है इससे, रजिस्ट्रेशन है इससे? नहीं कोर्ट फीस है अभी अलग। हाँ कैसे जोड़ते हैं? हाँ वो एक ही चीज है। हाँ ना, 12 में ज्वाइंटर ऑफ पार्टी हो गई। अब कोई पक्षकार नहीं आ पा रहा है तो दूसरे पक्षकार को ऑथराइज कर सकता है। तो यहाँ जनरली क्या होता है, वहाँ उन्हीं में से जो ज्वाइंटर ऑफ पार्टी उन्हीं में से कर देते हैं। यहाँ वो किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, अपने रिश्तेदार को कर सकता है, पार्टी को खुद कर सकता है, जैसा भी करना चाहे। याददाश्त के लिए कि रीड कर लो तो याद आ जाएगा। कुछ साल बाद पीछे क्या सर जैसे मेरा और राम दुबे जी का 50 लाख का लेन देन था, मैं सिविल सूट लाया, तो ये फीस कैसे डिसाइड करेंगे? कोर्ट फीस है इससे। कितनी जाएगी? वैल्यू अब कुछ डिपेंड करता है उसकी वैल्यू किस मामले में कितनी लगती है। आप कॉन्ट्रैक्ट का सूट ला रहे हो कि स्काई का ला रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और ये फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है सर? रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्रियों के बारे में है, डॉक्यूमेंट्स के, दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो उसमें कोर्ट फीस में वो भी दी है ना कि कौन से डॉक्यूमेंट की कितनी फीस लगेगी, क्या क्या करते हो आपसे। अच्छा, तो वो पढ़ना पड़ेगा तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रैक्टिकल के लिए तो कोर्ट फीस भी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में टोटल ओवरऑल कितने सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जो पढ़ लेने चाहिए? रजिस्ट्रेशन एक्ट है कितना बड़ा, इतना तो भैया उसमें नोटरी भी है, 108 सेक्शन है उसमें। हाँ बहुत सारे हैं। हाँ लेकिन छोटा सा, ज्यादा डिटेल नहीं है सेक्शन में। उसमें और भी तो है, ओथ एक्ट, नोटरी एक्ट, बहुत सारे सामने। नहीं हाँ सर मैंने ली ना, अभी देखी तो वो तो आपने वो लिया होगा ना, उसका बंच आया होगा एक्ट का, उससे रिलेटेड एक्ट। बाकी वो तो इंडिपेंडेंट है ना रजिस्ट्रेशन एक्ट। चलो ठीक है, 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताओ सीआरपीसी कौन सी सेक्शन है 14 के जैसी?
फर्क हो जाए पैसा तो पता चलेगा। ऐसा पहले से नोट करके नहीं रखे? 41 नहीं, चलो पढ़ लेते हैं पहले, फिर बताना। 41 चलो पढ़ते हैं। 14 क्या बात करती है रजिस्टर्ड एड्रेस के बारे में, कि भैया आपने अगर अपना पता बदला 42 तो आप बता देना हमको कि कहाँ जा रहे हो। आप नहीं बताओगे ना तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, सर ये एड्रेस किसका मांग रहा है, जो फाइल कर रहा है उसी का कि आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सूचना की तामील के लिए पता, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, पक्षकार द्वारा फाइल किए जाने वाले हर अभिवचन के साथ, मिल गया ना, हर अभिवचन मतलब प्लेंट भी और डब्ल्यूएस भी। तो प्लेंटिव भी अपना पता देगा और डिफेंडेंट भी अपना पता देगा। ठीक है, जबकि वहां केवल अभियुक्त के लिए सीआरपीसी। सर इसमें कहाँ लिखा सर? अरे इसमें लिखा पक्षकार द्वारा फाइल किए हर जाने वाले अभिवचन के साथ, हर अभिवचन मतलब 5 पत्र और लिखकर के तो दोनों। मतलब हमने अगर सिविल सूट फाइल किया ये इसका रिप्लाई दे रहे तो दोनों आ गए यहाँ। हाँ भाई, प्लीडिंग जहां जहां आएगा, प्लीडिंग का मतलब दोनों। हाँ अगर उसमें स्पेसिफिकली लिखा रहे नहीं वादी तो फिर अलग मैटर है, बट प्लीडिंग लिखा है। ठीक है, पक्षकार के पते के बारे में, अब यहां भी पक्षकार लिखा है, ये नहीं लिखा कि प्लेंटिव। ठीक है, दोनों विहित प्रारूप में कथन नियम 14 में उपबंधित रूप में हस्ताक्षरित करके देना होगा। ठीक है, तो साइन करके आपको देना पड़ेगा प्लीडिंग के साथ कि मैं इस पते पर रहता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? Every pleading when filed by a party shall be accompanied by a statement in the prescribed form signed as provided in Rule 14 regarding the address of the party. तो जो पक्षकार प्लीडिंग दे रहा है वो अपना पता भी देगा प्लीडिंग के साथ में। ठीक है, ऐसा याद रखना। 2, ऐसे पते को न्यायालय में सम्यक रूप से भरे गए प्रारूप और सत्यापित याचिका के साथ पक्षकार के नए पते का कथन दाखिल करते समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा। अब जब आप अपना एड्रेस चेंज करोगे तो आप वहां कोर्ट में जानकारी दोगे, उसकी प्रस्तुत करोगे अपना नया एड्रेस। ठीक है, सच एड्रेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी चेंज्ड बाय लॉजिंग इन कोर्ट अ फॉर्म ड्यूली filled up and stating the new address of the party and accompanied by a verified petition. तो जब आप अपना नया पता चेंज करोगे तो नए पते के लिए आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन फाइल करोगे कोर्ट में 14 एक ही। हाँ, और वो वेरीफाइड होगी। ठीक है, तो अभी जहां रह रहे हैं सत्यापित याचिका बोले तो मतलब वो होगा, एफिडेविट लगेगा उसका, वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन देते ना अपन एक। हाँ डिक्लेरेशन दे दिया कि मैं फलानी जगह रह रहा हूँ, तो इसको क्या नो सत्यापित का मतलब है आप एक वो एफिडेविट लगाओगे ना, उसमें वेरीफाई करके दोगे। ठीक है, तो जहां रह रहे हैं वो एड्रेस तो देंगे, जब जब नया चेंज करेंगे तो उसकी एक एप्लीकेशन देंगे, चेंज करेंगे उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, पूछता है प्रीमेस से। अब 3 बहुत काम का है, ये पूछता है कितने समय तक ये वो रहेगा। ठीक है, ये 2 वर्ष तक है, जबकि सीआरपीसी में 5 वर्ष है। ये काम का है अपने। उपनियम 1 के अधीन किए गए कथन में दिए गए पते को पक्षकार का रजिस्ट्री का पता कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा वो। और जब तक पूर्वोक्त रूप में सम्यकता परिवर्तित न किया गया हो तब तक वह बाद में उसमें दी गई किसी डिग्री या किसी किए गए आदेश की किसी अपील में सभी आदेशिकाओं की तामील के प्रयोजनों के लिए और निष्पादन के प्रयोजन के लिए पक्षकार का पता समझा जाएगा। और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस मामले या विषय के अंतिम निर्धारण के पश्चात 2 वर्षों की अवधि के लिए वही पता माना जाएगा। अब जब आपका सूट डिसाइड हो गया ना, उसके 2 वर्ष तक बाद तक वही माना जाएगा आपका एड्रेस। चेंज करना है तो आप जानकारी दो ना, करना तो लेकिन आपने जानकारी नहीं दी, 1 महीने यहाँ रहे और भाग गए कहीं और, आपका नोटिस वहीं जाएगा जो आपने एड्रेस दिया था, जब तक आपने नए एड्रेस की जानकारी नहीं दी। इसलिए तो कई पक्षकारों को दिक्कत होती है और एडवोकेट एडवर्स वाला फायदा उठा लेता है। मेरे पास एक केस आया था रांची का डाइवोर्स का, उसमें हस्बैंड बहुत होशियार था। उसने लड़की ने पहले अपने पिता का एड्रेस लगा दिया उसमें सूट में, केस में, और बाद में उसका एड्रेस पिता का हो गया चेंज कुछ समय बाद। अब वो नोटिस भिजवा दिया उसने बढ़िया वहां, और वो रहने लगी नए एड्रेस पे, उसको जानकारी लगी नहीं, एक्स पार्टी हो गया। ठीक है,
तो जब भी अपन एड्रेस चेंज करें तो उसकी जानकारी देना है, नहीं देंगे तो कोर्ट वहीं पे कार्रवाई करेगा पुराने एड्रेस के हिसाब से और मानी जाएगी आपकी सही एड्रेस है आपका। ठीक है, इसलिए जानकारी दे दो। और सूट डिसाइड होने के 2 वर्ष बाद तक वही एड्रेस माना जाएगा जब तक आपने चेंज की जानकारी नहीं दी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां 2 वर्ष याद रखना सीपीसी में, कुछ काम का नहीं है, बाकी केवल 2 इयर्स काम का है और रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा जो आपने दिया है। ठीक है, अब इसका 4 काय का 4 हाँ ठीक है। किसी आदेशिका की तामील पक्षकार का सभी बातों के बारे में उसके रजिस्ट्रेड कर पते पर इस प्रकार की जा सके मानो में पक्षकार वहां निवास करता रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड एड्रेस पे कर दी जाएगी इसको। जहां न्यायालय को पता चलता है कि किसी पक्षकार का रजिस्टर्ड पता अधूरा, मिथ्या या काल्पनिक है, वहां न्यायालय तो स्वप्रेरणा से किसी पक्षकार के आवेदन पर, ठीक है, अब अगर कोर्ट को लगा नहीं आ रही झूठा पता है, चाहे उसको स्वयं से पता चल गया चाहे किसी पक्षकार ने बता दिया, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे मामले जहां ऐसे रजिस्टर्ड पता वादी द्वारा दिया गया था वहां वाद के रोके जाने का आदेश दे सकेगा, सूट को स्टे कर देगा। फिर भैया पहले पता दो अपना सही, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरा, ऐसे मामले जहां ऐसे रजिस्टर्ड पता प्रतिवादी द्वारा दिया गया था वहां उसकी प्रतिरक्षा काट दी जाएगी और वहां उसी स्थिति में रखा जाएगा और उसने कोई प्रतिरक्षा पेश नहीं की। यहां से पता चल गया ना और क्लियर कि दोनों को पता देना है। अब अगर डिफेंडेंट ने गलत पता दिया है तो उसका जो डिफेंस का राइट है वो स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, in the case where such registered address was furnished by a plaintiff, stay of the suit, or in the case where such registered address was furnished by a defendant, his defense be struck out and he be placed in the same position as if he had not put up any defense। तो वादी अगर झूठा पता देता है तो उसका मामला रोक दिया जाएगा, प्रतिवादी झूठा पता देता है तो उसकी प्रतिरक्षा काट दी जाएगी, डिफेंस का राइट काट दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है इसको क्या क्या कर दिया जाएगा। 6, अब अगर फाइल में कुछ गड़बड़ कर दिया गया तो उसके लिए एप्लीकेशन लग जाएगी सेट असाइड के लिए। जहां उपनियम 5 के अधीन किसी बात को रोक दिया जाता है, प्रतिरक्षा काट दी जाती है, वहां यथास्थिति वादी या प्रतिवादी अपना सही पता देने के पश्चात, अंडरलाइन कर सही पता देने के पश्चात न्यायालय से यथास्थिति रोक आदेश या प्रतिरक्षा काटने के आदेश को अपास्त करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। ठीक है, where a suit is stayed or a defense is struck out under sub rule 5, the plaintiff or as the case may be, the defendant may, after furnishing his true address, apply to the court for an order to set aside the order of stay or as the case may be, the order striking out the defense। तो फिर क्या करेंगे? नया पता देंगे और फिर उसको सेट असाइड करा देंगे जो ऑर्डर हो गया है। ठीक है, काम का नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ लेना, 7 काम का नहीं है, वो सेट असाइड कर देगा और फिर से नेक्स्ट डेट दे देगा हेयरिंग की। ठीक है, 7 8 ये बोलता है कि भैया उसने गलत पता दिया है लेकिन उसको पता चला कि नए एड्रेस पे रहने लगा है तो नए एड्रेस पे भेज सकता है सामान। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं, लकीर की फकीर हो गया, हम तो वहीं भेजेंगे। भैया कहीं से पता चल गया कि हाँ नया एड्रेस दूसरा है तो वहां भी भेज सकता है कोर्ट समन को। अच्छा, मतलब कोर्ट को अगर पता हाँ अपने हाथ से, हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो ये हो गया 14। तो ये एड्रेस वाला याद रखना। 14A पूछता है सीआरपीसी की धारा रीड विथ रिलो 356 है 14 में लिखा है। हाँ 14A के साथ क्या लिखना सर? 356 सीआरपीसी। देखो बड़ा है ऑर्डर, आज हो नहीं पाएगा पूरा क्योंकि 616 और 617 को बहुत डिटेल में पढ़ना है अपन को। सर ये आदेशिका तामील क्या बोले अपन? सर्विस ऑफ समन। बहुत एनर्जी लगती है पढ़ाने में यार। चलो अब साइन हो गया 14 में। अब क्या आएगा? वेरिफिकेशन। आपको वेरिफिकेशन भी करना है, वेरीफाइड भी करना है आपको। ठीक है,
ये दिया है 15 में, प्री का क्वेश्चन बनता है केवल हेडिंग। ठीक है, पढ़ लेते इसको भी। अब ये वेरिफिकेशन होता कहाँ पे है, ये काम का है। ये प्री में कई बार पूछा जा चुका है कि वेरिफिकेशन कहाँ पे, किस पार्ट में करोगे आप रीडिंग की। तो उसमें लिखा है पाद भाग में, फूट पार्ट में, मतलब सबसे नीचे। ठीक है, चलो पढ़ देते हैं। अभिवचन का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। उसके सिवाय जैसा कि तत्समय प्रबंध किसी विधि द्वारा लिखा बंधे थे हर अभिवचन लिखा है। फिर आ गया प्लेंट भी वेरीफाई होगा, WS भी वेरीफाई होगा। हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है, अक्वाइंटेड विद द फैक्ट है। ठीक है, परिचित है, उसके पाद भाग में सत्यापित किया जाएगा। अंडरलाइन कर लो, परिचित में भी अंडरलाइन कर लो, पाद भाग में सत्यापित किया जाएगा में भी अंडरलाइन कर लो। पाद भाग में जहां लिखा है ना एरो करके अपने समझने के लिए, सबसे निचले भाग में। सर सत्यापित बोले तो वेरीफाइड की सिर्फ लिखना बस है? नहीं, वेरीफाइड लिख के वहां साइन होते हैं। इसका मतलब है आपने अपन लिखते ना कंडे का एक्सरे के पर वही है वेरीफाइड। ठीक है, तो जो जो आपने लिखा है ना एफिडेविट में, प्लीडिंग में, वो सब कुछ वहां से वहां तक आपकी जानकारी में है, आपको मालूम है, ये होता है वेरिफिकेशन। सर इसको एफिडेविट से करते हैं, लास्ट में लगता है एफिडेविट। ठीक है, तो ये बताइए, ये कह रहा है पक्षकार द्वारा किसी एक पक्षकार द्वारा, मान लीजिए बहुत सारे पक्षकार तो सारे कर देंगे या कोई एक तो कर देगा। हाँ। अन्य व्यक्ति पर वही मान लीजिए जिसको हमने प्राधिकृत किया है। बिल्कुल ठीक है। Save as otherwise provided by law, any law, for the time being in court, every pleading shall be varied and the put by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the fact and the of the case। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, केवल इतना याद रखना है वेरीफाई कहाँ होगा, फूट पार्ट में होगा। कौन कर सकता है, वो पक्षकार स्वयं कर सकता है, या जिसको उसने अपनी तरफ से प्राधिकृत कर दिया, ऑथराइज कर दिया, वो कर सकता है वेरीफाई। ठीक है, चलो दूसरा, सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के संख्यांकित पैराओं का निर्देश करते हुए यह निर्देश करेगा कि कौन सा पैरा हुआ है, वह अपने निजी ज्ञान के आधार पर, अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, निजी ज्ञान के आधार पर सत्यापित करता है, और कौन सा पैरा वह ऐसी जानकारी के आधार पर सत्यापित करता है जो उसे मिली है और जिसके बारे में उसका विश्वास है कि वह सत्य है। The person verifying shall specify by reference to the numbered paragraph of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true। ये समझ में आया? जैसे आपने प्लीडिंग की पैरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ये 6 पैरे बनाए आपने प्लीडिंग में अपनी। ठीक है, अब 2 पैरे आपकी खुद की ज्ञान के हैं, आप ही को पता है, तो आप इसके बारे में लिखिए कंडिका 1 से 3 तक मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सही एवं सत्य हैं, एवं कंडिका 4 से 6 तक मुझे मिली जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं। नहीं तो अगर आपने निजी ज्ञान के आधार पर लिख दिया और वो बाद में गलत निकला तो आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए अलग अलग, जो आपके ज्ञान के आधार पर आपको पता है वो आप अपने ज्ञान के आधार पर लिखेंगे, और जो आपको जानकारी के आधार पर है वो जानकारी के आधार पर लिखेंगे। ठीक है, तो मान लो बाद में गलत ही निकला तो आप बच जाओगे, और ज्ञान के आधार पर गलत निकला तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी आपको वेरिफिकेशन में। ठीक है, एफिडेविट बनवाया आपने, लिखा जाता है ना, मैं सो एंड सो, ये वो आयु निवासी, है ना, शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि। ठीक है, और फिर लिखे रहते पॉइंट 1, 2, 3। 1 में लिखा रहेगा कि जो मैंने अपना प्लेट प्रस्तुत किया है सही एवं सत्य है। ठीक है, सब कुछ लिखना पड़ता है, और फिर लास्ट में रहेगा वेरिफिकेशन, साइन करेंगे आप। सर जो प्लीडिंग में तो वो फिर से लिखा रहता है। नहीं, फिर केवल पॉइंट में लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जनरली को लिखते हैं कि फैक्ट मेरे द्वारा दिए गए सत्य हैं, दस्तावेज जो सबमिट किए गए हैं वो सत्य हैं, ये सब लिखना पड़ता है एफिडेविट में प्लीडिंग का।
सत्यता हाँ चले आगे। ठीक है, तीसरा, सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा वह सत्यापन हस्ताक्षरित किया जाएगा, लास्ट में साइन होंगे आपके, और उसमें उस तारीख का जिसको और उस स्थान का जहां वह हस्ताक्षरित किया गया था कथन किया जाएगा, साइन होंगे, डेट डाली सर जाएगी। उसकी तो सील लगा देंगे ये लोग, हाँ, है ना, हाँ, कि जबलपुर में हुआ, हाँ, और डेट की भी सील लग जाती है और किसने किया किसके समय होती है ना। बिल्कुल। चौथा, अभिवचनों का सत्यापन करने सर वाले आप तीसरे में दिया सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा, तो यहाँ ओथ या नोटरी मान लो। हैं? नहीं, सत्यापन वो जो पक्षकार है वो कहलाता है सत्यापन। ऐसे रहने के दो पार्ट होता है, एक होता है शपथ करता और नीचे होता है सत्यापन करता। सत्यापन करता है वही होता है जो शपथ करता होता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये चौथा, अभिवचनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा। ये आ गया, एफिडेविट लगेगा आपका वेरिफिकेशन में। ठीक है, The person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleading। अभी अपन एक पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे शपथ पत्र का। ऑर्डर कौन सा है? 17। पेपर देने वालों को याद होना चाहिए। शपथ पत्र आदेश 17 में दिए। 17 दिया। अरे यार 19 यार, मेरा भी दिमाग में 19 में है, सॉरी उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 16 में। यहां से है अमेंडमेंट 16 और 17। ठीक है, पहले 16 और 17 में दोनों में अंतर है। 16 का अमेंडमेंट कौन करता है? कोर्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्शन देता है सीधे कोर्ट, और इसको आज्ञापक संशोधन बोलते हैं। मैंडेटरी अमेंडमेंट है ये। 16 में हाँ, और 17 का संशोधन कौन करता है? पक्षकार। लेकिन जब अनुमति दे दी जाती है तब करता है ना, तो 17 में करता है पक्षकार, और ये विवेकीय है। पक्षकार को लगेगा तो करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। लेकिन 16 किसकी बात कर रहा है? जो अपन प्लीडिंग फाइल करते हैं वाद पत्र में, उसकी बात कर रहा है कि जो अपने बयान होती है उनकी? नहीं 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 नहीं, प्लीडिंग की बात है। दोनों प्लीडिंग के बारे में 16 भी और 17 भी, लेकिन पावर अलग अलग है। 16 का अमेंडमेंट कोर्ट करता है और अज्ञापक है, मैंडेटरी है, होगा ही होगा अमेंडमेंट। 17 का पक्षकार करता है और विवेकीय है, डिस्क्रिशनरी है। अभी पढ़ते हैं ना, दोनों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पहले डायरेक्ट पढ़ लें। चलो, तो इसमें लिख लेना, अभी से लिख लेना, 16 का अनिवार्य संशोधन है। अनिवार्य, कंपलसरी अमेंडमेंट बोलते हैं इसको। हाँ, मैंडेटरी कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी है। कंपलसरी ज्यादा अच्छा वर्ड है। पढ़ते हैं, अभिवचन का काट दिया जाना। ठीक है, काट दिया जाना मतलब संशोधन ही है वो। स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। अब कौन सी चीजों को स्ट्राइक आउट करेंगे वो देखते हैं अंदर क्या क्या होता है जो स्ट्राइक आउट करना चाहिए। न्यायालय, सीधे शुरू में दिया है, अंडरलाइन कर लें। न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में, एट एनी स्टेज दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोर्ट को पता चलेगा कि स्कैंडलस है ना, एविसिव है, जो भी है, आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में की कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए। सर में ये तो लिखा है तो मैंडेटरी है। अभी बता रहे हैं ना मैंडेटरी कैसे आएगा। ठीक है, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग। ठीक है, अगर न्यायालय ने बोला है तो वो बंधनकारी से अनिवार्य हो जाएगा। नहीं, अभी बताइए ना क्यों लिखा है मैंने बंधनकारी। ठीक है, पढ़ ले पहले। ठीक है, तो या तो काट देगा या संशोधित करने का आदेश कर सकेगा। ठीक है, ए, जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली है। 3 चीजें हो गई, मतलब अननेसेसरी कोई चीज है प्लीडिंग में आपके, स्कैंडलस है या वैक्सीसियस है। ये स्कैंडलस समझते हैं, कलंकात्मक, एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा होगा। क्या होता है कलंकात्मक? किसी के ऊपर कोई ऐसी आरोप लगा रहे हैं या अपन कर रहे हैं, बिल्कुल लांछन, गंदे लांछन। ठीक है, प्लीडिंग में आप ऐसी चीजें लिख रहे हो, 1 नंबर का ठग है ना, दुनिया भर का पता नहीं क्या लिख रहे हो, व्यभिचारी है ना, व्यभिचारी है, ठग है, लुटेरा है, ये सब प्लीडिंग में आप लिख रहे हो, ये स्कैंडलस चीजें हैं, तो इनको कटवा देगा कोर्ट, है ना। गाली गलौज घर में करना, कोर्ट में नहीं। ठीक है, तुच्छ
या तंग करने वाला, ये तो सीधा सीधा है, ठीक है। तो इनको काटने का क्या किया जाएगा, ऑर्डर कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो बात की रिजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली या विलंबित करने वाली है। अब कोई ऐसी चीज आपने लिखी है प्लीडिंग में कि जो क्या करती है, जो कोर्ट का जो ट्रायल है उसको प्रिजुडाइज करती है, फेयर ट्रायल को, फेयर जो ट्रायल चल रही है, हाँ, उसको किसी भी प्रकार से प्रभावित करती है। उचित विचार नहीं हो पा रहा, रिजु विचार मतलब युक्त, जस्ट फेयर नहीं हो पा रहा है ट्रायल, ठीक है, या डिले हो रहा है उसमें, ठीक है, या एम्बेरेस करने वाली है ट्रायल को, तो उसको भी क्या कर देगा, कोर्ट काट देगा या सुधार देगा, ठीक है। तीसरा, जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ये क्या है? क्या कर रही है, विच इज दी अदरवाइज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। मिसयूज कैसे कर रही है, आपको क्रिमिनल में जाना चाहिए, आप सिविल में आ रहे हो, सिविल के हिसाब से आपने प्लीडिंग बना दी, आपको कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, आप यहाँ आ रहे हो, है ना। एमपीएलआरसी का क्वेश्चन है रेवेन्यू का, आप सिविल कोर्ट में आ रहे हो, जबकि वहां बार्ड है सेक्शन 257 में एमपीएलआरसी में कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग हो रहा है उससे, तो फिर क्या कर देगा कोर्ट, उसको अमेंड कर देगा। या अब मैंने कंपलसरी क्यों लिखाया, ये मे लिखा है, मे जब कोर्ट के सामने ये चीजें आएंगी तब, इसलिए मे शब्द लिखा है, लेकिन अगर ये चीजें हैं तो कोर्ट उसको स्ट्राइक आउट करवाएगा। अभी केस में लिखाऊंगा, मैं कमेंट्री लिखाऊंगा, ठीक है, इसलिए कंपलसरी लिखाया है। तो ये 3 चीजें याद कर लेना है, पूछ लेता प्री में। पहले में क्या दिया है, स्कैंडलस है, फॉल्स है, या हाँ अननेसेसरली है, फ्रिवोलस है, वेक्सिशियस है, तो कोर्ट कर देगा। दूसरा क्या है, जस्ट ट्रायल के लिए डिले कॉज करता है, एम्बेरेस करता है, प्रेजुडाइज करता है, तो उसको काट दिया जाएगा। और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। 3 चीजें हैं। न्यायालय अमेंडमेंट करता है, इसमें पक्षकार का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। एट एनी स्टेज है, कोई बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के ऊपर, वो कभी भी सुधार सकता है, ठीक है। अभिवचन शब्द दिया है ना, हाँ दिया है प्लीडिंग में, ठीक है, तो प्लीडिंग की बात है, नॉट एविडेंस। चलो, अब अभी नहीं लिख रहा है इसमें, अभी कमेंट्री लिखेंगे अपन, है ना, पढ़ने पूरा। अब आता है जो सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है इस ऑर्डर का, प्री में भी पूछेगा, मेंस में भी पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछेगा, ठीक है। अभिवचनों का संशोधन, अब ये है पक्षकार के काम का। जो जो चीजें छूट गई, आपसे गलती हो गई, अच्छा वकील मिलता गया, सुधारते जाओ, बताने वाला अच्छा मिलता गया, ये भी कर लो, ये भी कर लो। कितने बार न्यायालय अलाउ बस करे, कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितनी बार आप अमेंडमेंट के लिए लगाओ, यही तो वकील लटकाए रहते हैं, फिर 617 ठीक है। चलो अभिवचनों का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अरे मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, खाया तो भी नहीं, हिचकी आ रही इसलिए बोल रहा हूँ। सर ये लोग जो रहते हैं पोहा बना के नहीं ला सकते बच्चे लोग, जो लोग की फैमिली रहती है उनको लाना चाहिए, वो तो बेचारे किराए से जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, बाहर के बच्चे तो बाहर मैगी वाले हैं। नहीं, मैगी वाले में तो ठीक है, जो लोग घर से आ रहे हैं, सुंदर सी भाभी जिसके पास हमारी है ना, उन बच्चियों के लिए भी, और हम जैसे बड़े बच्चों के लिए, छोटों के लिए भेजना चाहिए बना के, सही बात है। बड़े बच्चे बता दीजिएगा कि आपके इतने सारे देवर, हम लोग ये कर सकते हैं कि 2-4-5 किलो पोहा भिजवा सकते हैं। अब तुम्हें भी क्या है, रांची से आते तो आते आते ठंडा हो जाएगा। हाँ, 10 तारीख से। और मेरे पास कौन सा कुछ बनाने वाला है सर, क्या हो गया भाई, यहाँ तो खुद को भी खाना तो कुछ बनाना पड़ जाता है। नहीं तो बेटी की शादी करवा दो, चाहते वहां से भी आएगा। कर लेंगे सर, बस 1-1.5 साल रुक जाएंगे। राजस्व में खेलता है वो, नहीं भैया, ऐसा ना हमारी क्लास बन गया है।
इतना डरते हैं आप? सबको डरना चाहिए। वाह वाह। यार ऐसा ना हो कि मेरी क्लास बन जाए वहाँ बनाने बोल नहीं बोल लिया हमने। चलो पढ़ लेते इसको, है ना। अधिवचनों का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अब ये जहाँ अमेंडमेंट लिखा है ना, यहाँ लिख लेना पक्षकार। पक्षकार करते हैं, हालांकि अंदर लिखा है उसमें। न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रकरण पर किसी भी पक्षकार को, इसमें डलान करना पक्षकार को, ऐसी रीति पर, जहां प्रकरण लिखा है ना, ये यहां जरूर लिखा, आगे लिमिट है उसमें। अरे यार कैसे इसकी आने लगी मेरे को। किसी भी पक्षकार को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जो न्याय संगत हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कंडीशन लगा सकता है। छोटे छोटे गुड्डे पानी दीजिए, बिल्कुल छोटे। मेरे को आती नहीं है जनरली, पता नहीं क्यों आ रही है। छोटे छोटे गुड्डे लीजिए। अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है ना, बाल कटवाना है। कल छुट्टी रखेंगे? हाँ कल छुट्टी रहेगी, परसों परसों भी रहेगी, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। मैं आप समझ एक हूँ आगे। हाँ मेरे को याद आ गया। कल भी छुट्टी रहेगी, आज परसों भी। फिर मैं आ गया। मैंने कहा नुकसान हो जाता ना। इम्पोर्टेंट। कल थोड़ा मैं पन्ना के बारे में कुछ सर्च करूंगा। हीरे का क्वेश्चन तो पेटेंट है, मेरे से पूछ नहीं है। हीरे का ठीक है। निबंधनों पर मतलब कंडीशन लगा सकता है वो। इसी में पढ़ने में लोग क्वेश्चन करते हैं, तो किसी को मिलती है कुछ हीरे, मतलब किसी को बोलते हैं कि क्या होता है, चीज कर लेती है कुछ अमाउंट देती है, पैसा मिलता है ना। अगर आप जानकारी दोगे गवर्नमेंट को तो आपको पैसा मिलेगा, और जानकारी नहीं दी, उनने आपसे फॉरफिट किया तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए फायदा इसमें है कि आप जानकारी दे दो। कितना परसेंट देती होगी वो तो उसकी नीलामी होती ना, जो उसकी कीमत रहती पूरा देती है टैक्स काट के। हाँ तो आपको मिला है। वहाँ पे एक ऑफिस बना होता है, जब हीरा निकलता है तो उस ऑफिस में जाकर अपन को देना होता है, तो हाँ। उसका क्रेडिट चेक करता है, कितने क्रेडिट का आपका अमाउंट बना के बता देता है कि इतने का होगा आपका। यदि आपने लीज पे वो जमीन ले रखी है और सरकारी पट्टे पे चल रही है, तो यदि आपको नॉर्मली मिला है तो उसका परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता है, पूरा पैसा नहीं तो मिलेगा। फिर ना देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। कैसा? तो ज्यादा रेट में बिकता है ना भाई। फिर तो अगर आप ब्लैक में बेचेंगे तो ज्यादा रेट में बिकता है, ये है ना। सरकारी रेट कम रहता है। पन्ना में उधर वो बना है, नीलामी का पूरा वो बना है बकायदे, वहां तो खूब निकलते हैं हीरे। कलेक्ट्रेट के अंदर ही बना है उसका नीलामी का, डेडिकेटेड बकायदे गोल गोल बना है। अब पुराने हिसाब से बना है, वहां बैठते थे यार हीरे के व्यापारी आते थे। कीड़े मकोड़े टाइप में लोग दिखते हैं वहाँ पे खोदते हुए, सैकड़ों हजारों संख्या में। मिल जाए। अरे वहां भयंकर खोदते हैं लोग, ऐसे ऐसे लोगों को मिल जाता है कि क्या बताएं। एक मजदूर था तो वो बरसात में काम नहीं लग रहा था उसका, तो जंगल गया ऐसे घूमने, एक पत्थर उसको पड़ा दिख गया कि चलो इसका सिलबट्टा बन जाएगा, ले आया और उसको पटका ला के थक गया लाते लाते। घर में पटका तो 2 टुकड़े हो गए, उसके बीच में हीरा था 10 लाख का। मजदूरों को बहुत मिलता है। जिंदगी बीत जाती है, कईयों को मिल नहीं हाँ, पाता। कईयों को भाग जिंदगी में बीत सर, जाती जिसको है। मिल जाए जिसको ना मिले। अभी वहाँ एक नदी है, वहाँ नदी में खूब मिल रहा है, तो लोग दिन भर वो नदी में वो जाल लगा लगा के खोजते रहते हैं। और सदियों चलो 2 मिनट की घुमा दो, बंद कर देंगे तो चला। चलो तो घुमा देंगे, अभी बंद कर देंगे। वो बिना पंखे के उनको दिक्कत हो रही है। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चलाऊंगा, लेकिन खुद पे करते हैं हम भाई जल्दी से यार, वो परेशान करता है सत्यम भाई। मेरे खुद गर्मी लगने लग जाती है इस समय। आप तो पंखा लगा लो अपने, फिट करवा लो। अरे सर उसको 3 बार वो जब चालू करता है फिर स्लो करता है, तेज ही नहीं रहता। पीछे बैठ जाओ ना, इतनी गर्मी लग रहा है। कहाँ पीछे बैठे? एक काम करते हैं, टेबल फैन ले आते हैं 2 दिन के लिए और पीछे बैठा दिया करेंगे इनको। तो बोलने तो दे रहा हूँ, कहाँ तो बोल रहा हूँ, मैं अवॉइड करता था, बोलती रहती है। टेबल फैन ले आते हैं छोटा सा। नहीं सर, तो गर्मी आ गई लोग। लेकिन आपको वास्तव मेरे को लगता था मेरे को गर्मी लगती है, आपको बहुत लगती है। मेरे को ठंड लगती है। मेरे को भी बहुत गर्मी लगती है। मैं जैसे से गर्मी मतलब मेरे अच्छे काम छोड़ देता हूँ मैं गर्मी के कारण, घर से नहीं जाता अगर ज्यादा गर्मी है।
मेरे को गर्मी दिमाग में पड़ी है, फिर मैं हाइपर होते जाता हूँ। चल, जब शादी हो जाएगी आपकी तो फिर आपको दिक्कत होगी बहुत। शादी करने से पहले बता दूँ, मैं जाना तो है। एक्स्ट्रा लेके आना है। अब मान शादी भी सोच समझ के करना भाई, पता चले गाड़ी का एसी चला रहे हैं, सामने वालों को सूट ही नहीं कर रहा है, उतार दूंगा गाड़ी से। पता चले वो उतार दें आपको। सर आजकल की लड़कियां ना मेरा कुछ ज्यादा सुकुमार है। हाँ बिल्कुल, कुमारी लेकिन को क्या बताएंगे, थोड़ा बता दो इंग्लिश में इनको। सुख चाहने वाली, हाँ मतलब कि हाँ, जिनको सुख ज्यादा चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसा भी नहीं है। गर्मी से प्रॉब्लम और आजकल बल्कि लड़कियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, लगता है कितनी मेहनत करती हैं। आजकल लड़के बल्कि सुकुमार हो रहे हैं। लड़के को सुन चली जा रही है। देखो भगवान के नाम जाने के महिलाओं का नाम लगा है, जितनी भगवान डरे तो हम लोग डरेंगे, और लोग डर गए पुलिस पे आ जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करता है भाई। चल ठीक है, करता तो पुरुष ऐसा उत्पत्ति बस करती है। चलो ठीक है, तो अमेंडमेंट के लिए अलाउ कर सकता है कोर्ट, कंडीशनल अलाउ कर सकता है, किसी भी प्रक्रम पर कर सकता है, ठीक है। और किस ग्राउंड पे करेगा कि वो मामले के डिस्पोजल के लिए जरूरी है उसका अमेंडमेंट करना, तभी अलाउ करेगा, ठीक है। अब बंद कर दो, ठीक है। दी कोर्ट में एट एनी स्टेज, अंडरलाइन कर लेना, कोर्ट करेगा, अलाउ कोर्ट करेगा, अमेंडमेंट पार्टी करती है, ठीक है। दी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ ईदर पार्टी, दोनों कर सकते हैं अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन, प्लेंटिफ भी कर सकता है, डिफेंडेंट भी कर सकता है, टू अल्टर और अमेंड, दोनों चीजें दी हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं, संशोधित भी कर सकते हैं, हिज प्लीडिंग्स इन सच मैनर and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties, ठीक है। दूसरा, परंतु इसका प्रोवाइडो है, बहुत काम का है ना, परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात, अब विचारण कब से प्रारंभ माना जाता है, जब इशू सेटल हो जाते हैं, इशू सेटल होने के पहले ट्रायल शुरू नहीं होता, ठीक है। तो परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है आपको जो अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन देनी है, इशू सेटल होने के पहले दे दो, ठीक है। उसके बाद कोर्ट चाहे तो करेगा, अदरवाइज फिर नहीं करेगा कोर्ट अलाउ, जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था। अब आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को मौका ही नहीं मिला क्वेश्चन उठाने का, ये वाला अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन करने का, ठीक है। मेरे जानकारी में ये क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे रिव्यू में अपन ने पढ़ा था ना, डॉक्यूमेंट ही उसके सामने नहीं आया था, मैं कैसे अमेंड करता। अभी अभी मेरे को दस्तावेज मिला है गुमा हुआ, अभी पता चला है कि ये मेरे नाम पे वसीयत करके गए थे मेरे पिताजी, अभी मिला है तो अभी अमेंड करूंगा मैं, ठीक है। Provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, तो जहां ट्रायल हैज कमेंस्ड लिखा है ना, गोला करके लिख लेना इशू सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ इशू, इशू सेटल हो जाते हैं तब फिर ट्रायल शुरू होता है। आप लोग हिंदी में लिख लेना, विचारण प्रारंभ होने के पश्चात, गोला लगा के लिख लेना, विवादक विरचित होने के पश्चात। इंग्लिश में सर एक बार पूछो, इशू बिफोर, इशू ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ इशू, unless the court comes to the conclusion that despite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial, ठीक है। तो हम कितनी भी कोशिश करते हैं, हमें ट्रायल के पहले पता ही नहीं चल पाया अब क्वेश्चन, तो हमने नहीं लगाया। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इशू मतलब विवादक विरचित होने के पहले आप अमेंडमेंट के लिए लगा दो, उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद तो एविडेंस आते हैं फिर, है ना।
अभी इशू वगैरह आप लोग को कुछ लोग को समझ में नहीं आएंगे, टेंशन मत लेना है। अभी अपन एक बार और 14 पढ़ेंगे, ऑर्डर 14 तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ 14 पढ़ेंगे। अब 18 काम का है, इसका बहुत काम का है, दोनों के साथ चलेगा। बेसिकली 17 के लिए, 6-17 के लिए समय की बात करता है कि आपको कितने समय के भीतर अब आपको अमेंड करना है, ठीक है। तो 2 लिमिटेशन है इसमें। आदेश के पश्चात संशोधन करने में असफल रहना, फेलर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, मतलब कितने समय के भीतर आप अमेंड नहीं किया तो माना जाएगा फेल हो गया। यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर, अंडरलाइन कर लेना, परिसीमित समय के भीतर, मतलब जो कोर्ट ने बोल दिया, हाँ जो परिसीमित लिखा है ना, यहां लिख लो जो न्यायालय ने समय दिया है। न्यायालय ने 25 दिन दे दिया, 20 दिन दे दिया, 7 दिन दिया, जो भी दिया उस समय के भीतर, अभी वो अलग है, 14 अलग है। या यदि उसके द्वारा कोई समय परिसीमित नहीं है, कोर्ट ने कोई टाइम नहीं दिया है, तो फिर 14 दिन के भीतर किया गया है, तो आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर, अंडरलाइन कर लेना, 14 दिन में बहुत पूछता है, दिन के भीतर तदनुसार संशोधन नहीं करता है तो उसे यथापूर्वक परिसीमित समय के यानी 14 दिन के अवसान के पश्चात संशोधन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा समय न बढ़ाया जाए। इधर समय न बढ़ाया जाए, अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना यहीं एरो करके, सेक्शन 148 30 दिन तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ अ पार्टी हु हैज ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली विद इन द टाइम लिमिटेड, अंडरलाइन कर लेना, इसमें एरो करके लिख लेना, जितना न्यायालय दे, द टाइम गिवन बाय द कोर्ट 148 within 14 days, limited from the date of the order, he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or of such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court। तो जहां टाइम एक्सटेंड बाय द कोर्ट लिखा है एरो करके लिख लेना, सेक्शन 148। नहीं, अब देखो ये क्या बोलता है रूल कि भैया आपको अमेंडमेंट के लिए अलाउ कर दिया कोर्ट ने, तो कितने दिन के भीतर कर दो, अगर कोर्ट ने टाइम दिया है तो उस टाइम के भीतर, नहीं दिया है तो 14 दिन के भीतर। 2 चीजें हैं आपके पास, लेकिन अगर ये 2 टाइम के भीतर आप नहीं कर पाए तो अब आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोर्ट ने इस टाइम को बढ़ा दिया, या तो 14 दिन को बढ़ा दिया, या जो कोर्ट ने टाइम दिया था उसको बढ़ा दिया, तो फिर आप कर सकते हो। तो प्री में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमेंडमेंट का आदेश कर दिया कोर्ट ने तो कितने समय के भीतर करना है आपको, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे, जितना न्यायालय ने समय दिया है 14 दिन, दोनों में से कोई नहीं तो दोनों, या तो जो कोर्ट ने टाइम दिया उसके भीतर और नहीं दिया तो 14 दिन के भीतर, ठीक है। ये हो गया अपना ऑर्डर 6। अभी कहीं समझ में ना आया हो तो बता दो, कोई भी रूल समझ में ना आया हो। लिखना बहुत सारा है इसमें, प्लीडिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, इंपॉर्टेंस लिखेंगे, अमेंडमेंट बहुत सारा लिखना है, और आज नहीं लिखेंगे उसको क्योंकि अभी अब थोड़ा मेरे को देखना है, अभी बाल कटवाने भी जाना है। इसको एक बार घर में पढ़ना अच्छे से, अपन एक बार और थोड़ा सा जहां दिक्कत होगी आप लोग को डिस्कस कर लेंगे और लिखेंगे अगली क्लास में। कौन सी क्लास रहेगी अगली अपनी? नहीं, वो डे कौन सा है? फ्राइडे को क्लास लगेगी, ठीक है। इस बार की क्लास पर संडे को भी लगा लेंगे, ठीक है। और 9 के बाद जिसको टीपीए में प्रॉब्लम है, जहां जहां आप लोग बता देना, तो क्लास के बाद या तो थोड़ा थोड़ा बता देंगे और आपको कोड फीस बताना है। अब ये सीपीसी हो जाए फिर अपन शुरू करते हैं। हाँ आईपीसी, हाँ शुरू से देखते हैं, या तो वहीं से कर देंगे जहां से हो गई है, फिर इन लोग को जिनका छूटा है उनको बाकी आधा पढ़ा देंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, एक बार पढ़ना है इनको घर में ना।
नहीं,